तो स्वागत है आप सभी का और एक्सप्लेनर चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एपिसोड 4 और 5 दोनों ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप में से कई सारे लोगों ने एपिसोड 4 देख लिया होगा, तो वो लोगों को मैं बता दूं कि आप 45 मिनट स्किप करने के बाद आगे का देख सकते हैं एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी की। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने चाचा न्यू को, जो कि हेनरी की बात सुनने के बाद बोल रहा होता है कि क्या तुम एक गिल्ड बनाना चाहते हो। और इसके बाद अपना जन्यू बोलता है कि मैं एग्री तो कर दूंगा तुम्हारे बात से हेनरिक, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है। जो बात सुन के हेनरिक भी हैरान होता और सोचता है क्या प्रॉब्लम होगी। तो अपना चाचा न्यूक उसको प्रॉब्लम बताते हुए अपना बाल वाला क्वेश्चन को दिखाता है कि उसे जो बाल डीमन है उसने एक क्यूज दिया है और वो एक क्यूज के बीच में है, तो उसे इस क्यूज को पहले पूरा करना पड़ेगा। इस क्यूज के हिसाब से मुझे इतना फेमस होना होगा कि टावर में जितने भी लोग हैं उन्हें मेरा नाम पता चल जाना चाहिए 100 फ्लोर में पहुंचने से पहले। और ये काफी बड़ा दिक्कत है मेरे लिए, तुम समझ रहे हो ना। अगर मेरे नाम की वजह से तुम्हें और तुम्हारे गिल्ड को दिक्कत हुआ तो ये काफी बुरा होगा। तो जेन्यू की बात सुनने के बाद हेनरिक सोचता और बोलता है मैं देख सकता हूँ, लेकिन इसका जवाब तो काफी ज्यादा सिंपल है। और वो उसको बोलता है चार्जिन्यू को हेनरिक कि तुम्हें हमारे गिल्ड का गिल्ड मास्टर बन जाना चाहिए चार्जिन्यू। और उसकी ये बात सुन के चार्जिन्यू काफी हैरान हो जाता और उसे देखने लगता है। जहाँ जो हेनरिक रहता है वो बोल रहा होता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गिल्ड मास्टर बनूंगा और मुझे कोई शौक भी नहीं है गिल्ड मास्टर बनने का। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस पोजीशन के लिए चार्जिन्यू। और तुम वो बंदे हो जो कि एक काफी ज्यादा स्किल नेक्रोमैंसर है, और यहाँ तक कि तुम आर्मी को लीड करने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। इस वजह से चार्जिन्यू तुम्हें बनना चाहिए गिल्ड मास्टर। जहाँ चार्जिन्यू चुपचाप से उसकी बात सुन रहा था और हमें दिखाया जाता है कि चार्जिन्यू काफी धीरे से बोलता है कि मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ तुमसे। अगर मैं गिल्ड मास्टर बना तो ऐसा समय आएगा जब मुझे तुम्हें ऑर्डर देना होगा। क्या सच में तुम ऐसे बंदों को फॉलो करोगे जो कि अभी तुमसे काफी कमजोर है। बस चार्जिनी की इतनी बात सुनने के साथ ही जो हेनरिक रहता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और चार्जिनी के सामने झुक जाता है। जहाँ चार्जिनी ये देख के काफी हैरान था और हेनरिक बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया चार्जिनी, मैं तुम्हारे ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हूँ। जहाँ हेनरिक अपने मन में अपना पास्ट याद करते हुए सोच रहा होता है कि चार्जिनी तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैंने कितना ज्यादा ह्यूमिलेशन फेस किया है। मैं काफी ज्यादा ही घबराया हुआ रहता था उस समय, मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया जाता था। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि उस समय मैं कितना ज्यादा ही पावरलेस फील करता था। और इसी के बाद प्रेजेंट में अपना चार्जिनी बोलता है कि क्या सच में तुम्हारा गोल इतना बड़ा है कि इसके सामने तुम्हारे लिए सब कुछ भी नहीं है। तो हेनरिक बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी के बाद चार्जिनी काफी मुस्कुराता है और बोलता है चलो ठीक है, तुम्हारे और मेरे दोनों के रिवेंज के लिए मैं बनूंगा इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर। इसी के बाद जो हेनरिक रहता है वो भी मुस्कुराता और बोलता है कि हाँ आज तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया। इसके बाद जो वल्कन रहता है वहाँ पे आता है और बोलता है कि तो चलो हमें अपने गिल्ड का क्या नाम रखना चाहिए। जो हम यूं भी काफी खुश लग रही होती है और चार्जिनिक बोलता है कि हम वो हैं जो कि मास्क के पीछे रहते हैं और हेवेंस को चैलेंज करते हैं। इसी वजह से जो हमारे गिल्ड का नाम होगा वो होगा हेवन डिफेंस और हमारे नाम की तरह, और जो हमारा नाम है वो हमें काफी ज्यादा ही सूट करता है। इसी के बाद हेनरिक बोलता है कि अगर हम पे करेंगे कंपनी में तो वो हमें गिल्ड बनाने की परमिशन दे देंगे। तो जेनिक बोलता है अच्छा सच में ऐसा है तो मैं पपेट को बोल के एक गिल्ड बनवा लूंगा वो भी फ्री में। इसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एम्प्लॉय होता है वो अपने घोंसले से बोल रहा होता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जहाँ अपना जेनिक उसको बोलता है कि हाँ ठीक है। तो अपना जेनिक उससे पूछता है क्या पपेट यहाँ पर नहीं है। तो वो बंदा बताता है कि जो पपेट है वो यहाँ पे नहीं है, मैं हूँ हल्कन, मैं हूँ 10 फ्लोर का ब्रांच मैनेजर, आप मुझे शायद पहचानते होंगे। जहाँ अपना जेनिक एक बंदे को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो बंदा हंसता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हुआ था, मेरा नाम केन है सर। उसके बाद जो केन नाम का बंदा रहता है वो बताता है कि वो मेंटेनेंस का काम करता है इस टावर में, इसी वजह से वो यहाँ पे आया और कितना ज्यादा ही ग्रेट टाइमिंग है कि मैं आपसे मिल गया सर। और तभी अचानक से जो वो ब्रांच मैनेजर रहता है वो बोलता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और यहाँ तक कि ये मेरे काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। और इसके बाद वो बंदा बोलता है मगर सर घोसफेस सर आपको क्या काम था हमसे। तो अपना जेनिक उसको बोलता है कि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है। तो ये सुनकर वो बंदा काफी खुश हो जाता है, वो बोलता है सर मैं देख सकता हूँ अगर आप गिल्ड बनाओगे तो आपके गिल्ड में काफी सारे लोग आने चाहेंगे। लेकिन तभी वो बंदा थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है लेकिन सर एक दिक्कत है, अगर आप गिल्ड बनाना चाहते हैं तो आपको 2 से ज्यादा मेंबर की
जरूरत पड़ेगी। तो तभी वहाँ पे अपना वल्कन और हेनरिक आ जाते हैं और अपना जेनिक बोलता है क्या ये काफी रहेंगे, और ये काफी नहीं है तो मेरे पास और भी मेंबर हैं जिन्हें मैंने इनविटेशन भेज दिया है। और वहाँ पे हेनरिक को आते हुए देख के जो केन रहता है वो काफी हैरान हो जाता है। वह बोलता है कि ये तो सेंट्रल स्ट्रीट पे जो ड्रैगन था वो ही है। और ब्रांच मैनेजर हंसते हुए बोल रहा होता है कि आपने इसे कैसे मना लिया सर। और जहाँ पे अपना जेनिक उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि ये तो इस गिल्ड में काफी बड़ा सेलिब्रिटी है। तो हेनरिक को नहीं समझ में आता कि सेलिब्रिटी का मतलब क्या है, तो वो सोचता है कि वो इसकी तारीफ तो नहीं कर रहे होंगे। जहाँ अपना इसके बाद जो जेनिक रहता है उसको बोलता है कि ये सभी मेरे मेंबर हैं और इसके अलावा भी मेरे पास और भी मेंबर हैं जो यहाँ पर अभी नहीं है, उन्हें मैंने इनविटेशन भेज दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्मिथ के पास जो इनविटेशन होता है वो चला गया था। जहाँ बैकग्राउंड में अपना जेनिक बोल रहा होता है कि जब वो सब यहाँ पे गैदर हो जाएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे, तब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द एक्शन लो और सभी को मेरा गिल्ड मेंबर बना देना। तो वो बंदा बोलता है मैं समझ गया। और बैकग्राउंड में हमें दिखाया जा रहा होता है कि पपेट के पास भी इनविटेशन आ गया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने हारून के पास भी इनविटेशन चला गया था। और गोल्ड के पास भी वो इनविटेशन चला जाता है, जो कि इनविटेशन खोलता है और देख के बोल रहा होता है कि तुम एक गिल्ड बना रहे हो, अब तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और इसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अपना जेनियो किसी से फाइट कर रहा होता है। वो पागलों की तरह अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो एक अटैक कर रहा होता है 10 फिंगर सोल बुलेट नाम का। और इसी के साथ वहाँ पे वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे फ्यूजन मैजिक भी हो जाता है और जितने भी उसके सामने एनिमी होते हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उनके बॉडी को चीर रहा होता है। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरिक होता है वो उससे पूछता है कि क्या नाइन टेल फॉक्स ने भी तुम्हें एक किस दिया था। तो अपना जेनिक उसे बताता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो किस टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के बाद अपना जेनिक मीहो से पूछता है क्या तुम अच्छी तरीके से खा रही हो। जहाँ हमें दिखता है कि वो बस किस कंप्लीट होने ही वाला है। और इसी के साथ वो किस कंप्लीट हो जाता है, जहाँ अपने मीहो ने 999 लेवल खा लिया होता है। और जैसा ही वो 999 लेवल खाती है वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट एनर्जी निकलने लगती है, जो देख के जेनिक और हेनरिक वहाँ पे देखने लगते हैं। और अपना हेनरिक थोड़ा घबराता और बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अगर वो सारे रिवर खा लेगी तो इसके बाद उसके साथ क्या होगा। तो अपना जेनिक बोलता है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा। और इसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ पे काफी सारा लाइट एनर्जी इकट्ठा होने लगता है एक जगह पर के। और हमें दिखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। और इसके बाद नाइन टेल फॉक्स का नोटिफिकेशन आता है, जो कि बोल रही होती है कि मीहो जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है। और तभी वल्कन एक जगह पे इशारा करते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग वहाँ देखो, चाचनियो जल्दी देखो वहाँ पर। और हमें दिखता है कि वहाँ पे एक बच्ची का फिगर बन रहा होता है, जिसे देख के अपना जेनिक हैरानी से बोलता है एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है। और हमें दिखता है कि मीहो एक छोटी बच्ची में बदल गई थी, जो देख के अपना जेनिक बोलता है तो ये है मीहो का ओरिजिनल फॉर्म। उसके बाद वो डायरेक्ट आसमान से नीचे गिरने लगती है मीहो। तो अपना जेनिक जल्दी से जाता है और उसे कैच कर लेता है। और वहाँ पे हेनरिक और वल्कन भी उसकी ओर आते हुए बोल रहे होते हैं कि चा जेनिक क्या तुम ठीक हो। जहाँ के वहाँ पे बाल डीमन भी बोल रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा प्यारी बच्ची है। तो उसका जवाब देते हुए नाइन टेल फॉक्स बोलती है कि ऐसा तो होना ही है क्योंकि ये मेरी बेटी जो है। और तभी जेनिक अपना उन दोनों को जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जो वो मीहो रहती है अपने जेनिक को देखते हुए बोल रही होती है कि डैडी आप मेरे डैडी हो। तो उसकी ये बात सुन के तीनों का मुंह बन जाता है, अपने जेनिक, हेनरिक और वल्कन का। लेकिन तभी अचानक से कोई बोल रहा होता है साइड से, क्या उसने क्या कहा, उस बच्ची ने डैडी कहा। और हमें दिखता है कि वहाँ पे हारून पहुंच गई थी, जो कि पूरी पागल हो गई थी अपने मीहो के मुंह से डैडी वर्ड सुन के। और वो बोल रही होती है कि ओपा इस बच्ची ने आपको क्या कहा, डैडी कहा। जहाँ अपना जेनिक उसे देख के पूरा हैरान हो जाता और बोलता है कि तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई, और वो भी अचानक से और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाइन टेल फॉक्स की जो बेटी होती है मीहो, वो हारून की ओर इशारा करते हुए बोल रही होती है अपने जेनिक से कि वो कौन है डैडी। और उसके मुंह से वापस से डैडी सुन के हारून को और भी झटका लगता है। और हारून इन लोगों की ओर बढ़ते हुए बार बार बड़बड़ा रही होती है कि उस बच्ची ने ओपा को डैडी कहा, वो भी बार बार। जहाँ
जहाँ अपना जेन्युक जो नाइनटेल फॉक्स की मदर रहती है उसको चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब क्या मजाक है। तो तभी हमें किस को दिखाया जाता है जहाँ उसका किस पूरा होने पे जो मियो होगी वो अपने जेन्युक की परमानेंट पेट बन गई है। जहाँ ये देख के अपना जेन्युक हैरानी से सोचता है क्या ये मेरी पेट बन गई है, क्या जो नाइनटेल के कहने का मतलब यही था कि वो मुझे फेवर देगी। और इसके बाद नाइनटेल फॉक्स वहाँ से जाते हुए जेन्युक को बोलती है कि मेरी बच्ची का तुम ध्यान रखना। जहाँ जेन्युक बोल रहा होता है कि तुम ऐसे मत जाओ, मुझे पहले बताओ तो ये सब क्या चल रहा है। इसी के बाद वहाँ पे वल्कन और हेनरिक आ जाते हैं। जहाँ वल्कन हंसते हुए बोल रहा होता है कि जेन्युक तुम्हें बहुत बहुत बधाई है, तुम तो अब एक बाप बन गए। जहाँ हेनरिक सोच रहा होता अपने मन में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान को एक फॉक्स का बच्चा हो जाए। जहाँ इन दोनों की बकवास सुन के अपना जेन्युक गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम दोनों मेरा टांग खींचना बंद करोगे भी कि नहीं। जहाँ हारून अपने घुटनों पे गिर जाती है और सोच रही होती है पागलों की तरह मेरे ओपा की एक बेटी है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ओपा की किस उम्र में उनका बच्चा हो गया। नहीं नहीं, मेरे ओपा काफी स्ट्रॉन्ग और कूल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनका कोई लवर रहा हो पहले। और जो हारून होती है वो इसी तरीके की बातें सोच रही होती है और वो रोते हुए बोल रही होती है कि उसे इस चीज को पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और वो बार बार बोल रही होती कि चलो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे लिए ठीक है, मैं इसे मान लूंगी कि आपकी एक बेटी है। और इसके बाद हारून के सामने कोई आते हुए बोल रहा होता है तो तुम एक फीमेल ओनी हो जिसका नाम हारून है ना, तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। और वो बोलने वाला हेनरिक होता है जो कि इसके सामने पहुंच गया था। जहाँ हेनरिक आगे बोलता है कि मेरा नाम हेनरिक है, मैंने चाचू की पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। जहाँ हेनरिक को देख के हारून थोड़ा हैरान होती है, लेकिन तभी जो हेनरिक को वो गौर से देखती है तो उसे उसका पास याद आने लगता है जहाँ उसका विलेज पूरी तरीके से जल रहा था और वो अपने विलेज को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और उसके फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके विलेज को तबाह करने वाला एक ड्रैगन ही था जो कि काफी इविल की तरह हंस रहा था उसकी यादों में। और ये देखने के साथ जो हारून रहती है वो काफी गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि तुम ही थे वो जिसने मेरे विलेज को तबाह किया, तुम हो मेरे दुश्मन। और इतने बोलने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मर जाओ और उस पर अटैक करती है। जहाँ ये सब देख के हेनरिक थोड़ा हैरान होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, मगर हेनरिक अपने स्वॉर्ड निकाल के उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है कि चाचू किसे बताओ कि मैं वो नहीं हूँ, तुम इसे एक्सप्लेन करो, ये मुझे कुछ गलत ही आदमी समझ रही है, अगर मैं इस बच्चे पे अटैक करूंगा तो ये काफी घायल हो सकती है। तो जेन्युक हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो। उसने तुम्हें देखा और वो गुस्सा हो गई, अब तुम्हें इस मैटर को खुद ही संभालना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो हेनरिक जेन्युक की ओर देखते हुए गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो ये बच्ची घायल भी हो सकती है। तो जेन्युक बोलता है तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ हारून गुस्से में अपने हेनरिक पे अटैक कर रही होती है, जहाँ की वो बोल रही होती है कि तुम्हें मैं खत्म कर दूंगी, तुमने मेरे विलेज को तबाह किया। जहाँ जेन्युक बोलता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुमको ओवरकम भी कर सकती है। तो जेन्युक की ये बात सुन के बाद हेनरिक भी मुस्कुराता और बोलता है अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं इससे फाइट करूंगा। और इतना बोलने के साथ ही जो हेनरिक रहता है वो उसे पीछे फेंक देता है हारून को और बोलता है कि जहाँ जो हारून रहती है वो काफी दूर तक घिसटते हुए जाती है और काफी ज्यादा तबाही वहाँ पे मच जाता है और वहाँ पूरा धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है उससे पहले ही जो हारून रहती है उस धुआं से बाहर निकलती है अपने स्वॉर्ड लेके और चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद वापस उन दोनों की तलवार टकराती है और इसके बाद जो अपना हेनरिक रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। और इतने बोलने के साथ ही हेनरिक उसे वापस से पीछे ढकेल देता है। जहाँ हारून सोच रही होती है अपने मन में कि इसके पास कितनी ज्यादा ही पावर है। और हमें साफ साफ दिख रहा था कि जो हेनरिक रहता है वो उस पर काफी भारी पड़ रहा था। जहाँ इस अटैक से जो हारून रहती है वो जमीन में गिर जाती है और सोच रही होती है अपने मन में अगर मैं सोचूं कि मेरी जो ताकत है वो अब इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने बहुत ताकतवर है, मेरा जो एनिमी है वो मेरे आंखों के सामने है मगर मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। और वो यही सब सोच के काफी गुस्सा भी हो रही थी और रो भी रही थी, लेकिन वो अपने मन में सोच रही थी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ताकत चाहिए, मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ।
हूँ। और उसके इतने सोचने के साथ ही वहाँ पे कोई बंदा हंसते हुए आ जाता है और वो कोई और नहीं होता, वो उसके स्वॉर्ड का स्पिरिट होता है जो कि काफी हंस रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो सच में एक ड्रैगन है, ये कमीना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने ओनी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा इस बार के लिए ताकि तुम इस ड्रैगन को काट डालो। तुम इस बात को तो समझती ही होगी कि मैं एक ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड हूँ, मैं इन जैसे ड्रैगन को मारने के लिए ही बना हूँ। और बस उसके इतना बोलने के साथ ही वो अपनी पावर हारून को दे देता है, जहाँ उसकी पावर मिलने के साथ ही जो हारून होती है उसके बॉडी पे पूरा आर्मर आ जाता है और जहाँ उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है यही टाइम है जब तुम इस ड्रैगन को बताओ कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद हारून लाइट की स्पीड से उस ड्रैगन की ओर बढ़ जाती है अपने स्वॉर्ड लेकर के, जहाँ हेनरिक बोल रहा होता है कि ये क्या, इसके पास तो एक ईगो स्वॉर्ड है। ईगो स्वॉर्ड उस स्वॉर्ड को कहते हैं जिसमें स्पिरिट होती है। और हेनरिक बोलता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों की पावर कितनी है। जहाँ हारून अपनी स्वॉर्ड लेती है और उस ड्रैगन पे यानी कि अपने हेनरिक पे अटैक करते हुए बोलती है अब मर जाओ तुम, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। जहाँ हेनरिक एक ही हाथ से उसकी स्वॉर्ड अटैक को रोकता है और मुस्कुराता है, जो देख के तो हारून का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है। वो बोलती है कि इतना ज्यादा पावर इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की, इसने बस एक हाथ से रोक दिया, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। और अपना हेनरिक यहीं पे नहीं रुकता, वो उसको एक लात भी मारता है जिसकी वजह से वो काफी दूर उड़ जाती है और उसको काफी दर्द भी होता है। और अपने हेनरिक की लात खाने के बाद हारून अपने घुटनों पे आ जाती है, जहाँ हेनरिक अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है तुमने क्या सोचा था, तुम्हारे ही पास एक स्वॉर्ड है जो कि पावरफुल है, मेरी स्वॉर्ड ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुम इसके मटेरियल को देखोगी तो ये तुम्हारे स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। और जो हारून रहती है वो काफी ज्यादा दर्द में होती है, वो सोच रही होती है कि ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड मुझे प्लीज अपनी ताकत दो, मुझे और ताकत चाहिए ताकि मैं इसे तबाह करके रख सकूं, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपना बदला ले सकूं इससे। बस उसकी ये बात सुनने के बाद जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो हंसता है और अपनी पावर रिलीज करते हुए उसे अपनी पावर दे देता है और बोलता है कि ये लो मेरी स्पिरिट पावर ले लो। और इसकी स्पिरिट पावर मिलने के बाद हारून की स्वॉर्ड में और ज्यादा ही पिंक ऑरा आ जाता है, जहाँ हारून काफी ज्यादा ही सैवेज रुक में उसकी ओर बढ़ती है। वो काफी कमाल की दिख रही थी, जहाँ हेनरिक उसकी ऑरा को देख के हैरान होता है और सोच रहा होता है कि इस तरीके की स्वॉर्ड स्किल इसके पास ऐसा स्किल कहाँ से आ गई। और हारून चिल्लाती है और बोलती है कि मैं अपना बदला तुमसे लूंगी, तुमने मेरे विलेज को जलाया था, अब मैं तुम्हारी मौत से अपने विलेज के जलने की बदला लूंगी, इस वजह से अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और इतना बोलने के साथ वो स्लैश पे स्लैश लगाने लगती है, जिससे हेनरिक काफी मुश्किल से बच रहा होता है, जहाँ वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्ची जो अपना पावर अब इस्तेमाल कर रही है ये इसके लेवल से काफी ज्यादा है, अगर ये स्वॉर्ड की मदद से इस पावर का इस्तेमाल कर रही है तो ये इसके लिए काफी खतरनाक होगा, और अगर ये इसी तरीके से मुझ पे अटैक करते रही तो इसकी जिंदगी भी काफी खतरे में आ जाएगी इस स्वॉर्ड की वजह से। और इसी के बाद हेनरिक हारून का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें इस स्वॉर्ड को अभी छोड़ना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये स्वॉर्ड किसी पैरासाइट की तरह तुम्हारी बॉडी को कंज्यूम कर लेगा और तुम्हारी जो जिंदगी है वो भी खतरे में आ सकती है, तो इसे छोड़ दो। तो उसकी बात सुन के जो हारून रहती है वो और परेशान होती है और बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी हारून के सामने उसके विलेज का फ्लैशबैक आ जाता है, जहाँ की उसका विलेज पूरा जल चुका था, और ये याद करके वो और भी गुस्से में आ जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती है और वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है हेनरिक को मैं इस स्वॉर्ड को तभी छोड़ूंगी जब तुम मारे जाओगे। और इसी के बाद वो काफी ज्यादा स्लैश लगाने लगती है, उसके स्लैश इतने पावरफुल होते हैं कि वहाँ पे चट्टान को चीर रहे होते हैं, और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुमने मेरे गांव को जलाया था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मगर अपना हेनरिक टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है और पीछे आ जाता है, जहाँ वो उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ कि ये बच्ची ड्रैगन से कितना ज्यादा ही नफरत करती है, और वो अपने मन में ही बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। और हमें दिखता है कि हेनरिक के गाल पे एक छोटा कट भी लग चुका था। और इसके बाद हेनरिक अपने पावर को रिलीज करता है और सोचता है कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं कोई ऐसा हूँ जिसने तुमसे ज्यादा समय के लिए तलवार चलाई है और तुमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, इसी वजह से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें रोकूं गलत रास्ते पे जाने से। और ये बोलने के साथ ही वो अपने ड्रैगन को वहाँ पे समन कर लेता है, और अपने ड्रैगन को समन करने के साथ ही जो हेनरिक रहता है हारून को बोलता है ये तुम्हें थोड़ा दर्द करेगा लेकिन इससे तुम मरोगी नहीं। और उसकी पावर को देख के हारून का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और इसके बाद अपना हेनरिक अपना वो ड्रैगन अटैक हारून पे कर देता है, जो अटैक को देख के हारून पूरा घबरा जाती है और उसे डॉच नहीं कर पाती, और वो पूरा अटैक
हारून के ऊपर जाके गिरता है, जिसकी वजह से हारून काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और वो बेहोश भी होने लगती है। जहाँ उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो एक जंगल में होती है, जो जगह को वो देख के बोल रही होती है कि जिस जगह को देख के वो बोल रही होती है कि ये तो मेरे गांव वाला फॉरेस्ट है। मगर तभी उसके पैर के पास एक फुटबॉल आके गिरती है, जिसे वो उठा के देखती है और बोलती है ये तो एक बॉल है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। मगर तभी उसे पीछे से कुछ बच्चे आवाज देते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर हारून आप कैसी हैं। और वहाँ पे हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बच्ची बोल रही होती है कि आप उस बॉल को पकड़े रखिएगा, हमारे लिए हम आ रहे हैं। और उन्हें देख के हारून बोलती है कि ये तो मेरे ही गाँव के बच्चे हैं। जहाँ हारून भी हंसते हुए वो बॉल उनको दे देती है, जहाँ की वो बच्चे हारून को शुक्रिया कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्ची हारून से पूछती है कि हारून सिस्टर हारून आप हमें बताइए कि आप इकलौती आप ये क्यों बची, हम सब मारे क्यों गए। और उनकी इस तरीके की बात सुन के हारून पूरा घबरा जाती है। वो बोलती है क्या कहा। और तभी एक जलता हुआ हाथ हारून के कंधा पे आके रखाता है, जहाँ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सिस्टर हम क्यों नहीं बच पाए, आपने हमें क्यों नहीं बचाया। और वो काफी डरावना लग रहा होता है और बोल रहा होता है कि हम भी चाहते थे कि हम जिंदा बचे, हम आपकी तरह जीना चाहते थे, हम क्यों मारे गए। और उनकी इस तरीके के हालात को देखकर हारून भी रोने लगती है और वो मरे हुए जले हुए इंसान उन्हें बोल रहे होते हैं कि हारून आप ही इकलौती क्यों थी जो बची, हम क्यों मारे गए, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। और हमें दिखता है कि हारून के ऊपर काफी सारे कंकाल होते हैं जो कि जल रहे होते हैं आग में। और उनकी बातें सुनने के बाद हारून भी सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों थी जो अकेली बची। और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने स्वॉर्ड स्पिरिट आता है और उसको बोलता है ऐसा इसलिए है, तुम सर्वाइव इसलिए कर पाई क्योंकि तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें क्योंकि जीना ही होगा ओनी के लिए, ओनी विलेज के लिए तुम्हें जीना होगा, क्योंकि तुम ही एक लौती हो जो कि ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को वेल्ड कर सकती हो, तुम उसके वर्दी हो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड के। इसके बावजूद कि सभी लोग मर गए, तुम जिंदा हो, अब तुम ही इकलौती हो जो कि उन लोगों का बदला लोगी मेरा इस्तेमाल करके। तो इसी वजह से हारून तुम्हें खड़ा होना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। और इसके बाद ही हारून खड़ी हो जाती है और अपने स्वॉर्ड को लेती है, जहां वो स्वॉर्ड स्पिरिट से बता रहा होता है कि किसी की काइंडनेस को कभी भी ओनी नहीं भूलते। और अपने हेनरिक को भी सेंस हो जाता है कि पीछे हारून खड़ी हो चुकी है, जो देख के पूरा हेनरिक घबरा जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इतना खतरनाक अटैक ड्रैगन चार्जिंग स्पार्क को सहने के बाद भी ये अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है। और अचानक से हारून हेनरिक की ओर बढ़ जाती है दौड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड लेके, और वो उसे चिल्लाते हुए बोल रही होती कि अब तुम्हें मरना होगा। और वो लगभग स्टेप कर देती है अपने हेनरिक को, जहाँ हेनरिक भी कुछ नहीं कर पाता। और हमें ऐसा लगता है कि उसने हेनरिक को स्टेप कर दिया अपने स्वॉर्ड से। मगर तभी हमें क्लोज से दिखाया जाता है कि हारून की जो स्वॉर्ड है वो चूर चूर हो गई थी। और हारून का स्वॉर्ड स्पिरिट भी बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने लिमिट पे आ चुकी है हारून। और हारून तभी बेहोश हो जाती है, जहाँ उसका स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है, जहाँ उसका स्वॉर्ड स्पिरिट उसको बोल रहा होता है तुम्हें काफी ताकतवर बनना होगा बच्ची, अभी तुम उतनी ताकतवर नहीं हो। और हेनरिक भी हारून को बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना होगा कि तुम मुझे चीर सको, तब तक तुम ओनी विलेज का कोई भी बदला नहीं ले पाओगी। और इसके बाद हमें दिखता है कि हारून हेनरिक के ऊपर ही गिर जाती है, जहां अपना वल्कन और चन्युक दोनों चिल्ला रहे होते हैं हारून हेनरिक क्या तुम दोनों ठीक हो। और इसके बाद हेनरिक हंसते हुए बोलता है कि हाँ हम ठीक ही हैं, क्योंकि सही टाइम पे जो हारून की पावर थी वो खत्म हो गई, नहीं तो ये तो मुझे आज स्टैब ही कर देती। और वो हारून को देखते हुए बोल रहा होता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें इस बच्चे को अभी सोने देना चाहिए, ये काफी ज्यादा थक चुकी है। और इसके बाद जो सीन रहता है वहां से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो अपनी हारून रहती है वो बेड पे पड़ी हुई होती है, जहाँ पीछे वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा ही खाने की कमी से हो रहा है, इसके साथ ये कमजोर हो चुकी है, इसने ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अपनी लिमिट को पुश किया है। और यहाँ तक कि जो स्वॉर्ड इसके पास थी जरूर से इसने इसकी बॉडी और हेल्थ को काफी अफेक्ट किया होगा। और इसके बाद हेनरिक आगे बोलता है कि क्या ये जब उठेगी तो वापस से मुझ पे अटैक करेगी। तो अपना जो जन्यू कुड़ा था उसको बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये उठते के साथ ही तुम पे अटैक करेगी, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बिल्कुल तुम्हारी कहानी जैसी ही है। और तुम मेरे ख्याल से एक ड्रैगन हो और उस उन्हीं ड्रैगन में से एक हो जिसने इसके विलेज पे अटैक किया था। तो हेनरिक बोलता है कि तुम मुझे जरूर से इस चीज को देखना होगा, क्योंकि एक वेपन से जो अटैक किया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मालिक ही को लेनी पड़ती है। यहाँ पे हेनरिक के कहने का यही मतलब है कि अब हेनरिक एक ड्रैगन की बॉडी
में आ चुका है और एक ड्रैगन ही ने हारून के विलेज पे अटैक किया था। इस वजह से जो हेनरिक है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस सब चीजों की। वो यहाँ पे काफी ज्ञान दे रहा था जो कि जेनियो को कुछ खास पसंद आ नहीं रही थी। वो कुछ भी नहीं बोलता, बस इसका बकवास सुन रहा होता है। और इसके बाद अपना जेनियो हेनरिक को बोलता है कि चलो मुझे फॉलो करो और बाहर आओ। और इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ अपना जेनियो हेनरिक को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए सेकंड फ्लोर पे एक रूम बुक कर दिया है, तुम वहाँ जाके रह सकते हो ताकि जो हारून है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबली रह सके जब वो उठेगी तब। तो हेनरिक बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक तलवार होती है उससे किया हुआ क्राइम उसके मालिक, और बस वो इतना बोल ही रहा होता है कि जेनिक उसको बोलता है अरे बस बस सुन लिया मैंने तुम्हारी बकवास। और जेनिक उस पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा यहाँ पर, मैं बस हारून के बारे में सोच रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा आराम से जब उठे तो वो परेशान ना हो, वो कंफर्टेबल ही रहे। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हारून के रूम को दिखाया जाता है जहाँ की हारून सोई भी होती है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं जहाँ उसकी आंख खुलते के साथ उसके सामने मीहो होती है। और हारून को उठते हुए देखकर जो मीहो रहती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है। और मीहो को वहाँ पे देख के हारून भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम तो ओपा की औरत ने बोलते के साथ ही जो मीहो रहती है वो बोलने लगती है कि सिस्टर सिस्टर जिनके हॉर्न है वो उठ चुकी हैं। और मीहो के इतने बोलने के साथ ही वहाँ पे अपना जेन्युक आ जाता है जो कि हारून को बोल रहा होता है कि तुम जाग चुकी हो। तो अपने जेन्युक को देख के हारून भी बोलती है कि ओपा आप यहाँ पे आ चुके हो, जहाँ वो अपने जेन्युक को बोल रही होती है कि वो ठीक है मगर उसका जो सर है वो थोड़ा दर्द कर रहा है। लेकिन तभी मीहो हंसते हुए अपने जेन्युक को डैडी डैडी फिर से बोलने लगती है और उसके मुंह से डैडी डैडी वर्ड सुन के जो हारून रहता है उसके वापस से होश उड़ जाते हैं और वो वापस से बेहोश हो जाती है। और उसको गिरते हुए देख करके जो मीहो रहती है वो बोलने लगती है कि जो सिस्टर है वो शायद से वापस से सो गई। और तभी जो जेन्युक रहता है वो मीहो को उठाते हुए वापस से बोल रहा होता है कि सबसे पहले तो तुम्हें मेरा जो नाम है डैडी उसे चेंज करना होगा वरना तुम मारी जाओगी। तो ये सुन के जो मीहो रहती है वो बोलती है मैं मारी जाऊंगी मगर मुझे कौन मारेगा डैडी। तो जेन्युक हारून की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो बड़ी सिस्टर है वो तुम्हें मार डालेंगी। और इसी के बाद जो सीन रहता है वहाँ से बदल जाता है और हमें सभी लोगों को एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ अपना जेन्युक उन सभी से बोल रहा होता है कि क्या तुम सभी ने अपना सामान पैक कर लिया, क्योंकि एक बार हमें स्टैंडफोर्ड से जाने के बाद यहाँ वापस नहीं आने वाले। तो उसकी बात सुन के जो हारून रहती है वो बोलती है हाँ मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, यहाँ तक कि जो मेरी ये टूटी हुई स्वॉर्ड है मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे पास वापस आ जाएगी क्योंकि ये मेरा एक हिस्सा है। जहाँ हेनरिक बोल रहा होता है कि उसकी जितनी भी चीजें हैं वो मैजिक की मदद से ऑर्गेनाइज थी, इसी वजह से कोई भी चीज उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, तो इसी वजह से कोई भी चीज उसकी पीछे नहीं छूटेगी। जहाँ मीहो भी बोल रही होती है लेकिन वो गलती से डैडी बोलने वाली होती है मगर अचानक से ही वो अपने जेन्युक को ओपा बोलती है और बोलती है कि मैंने भी कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। तो उसकी ये बात सुन के जेन्युक हैरान होता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, तुमने आज मुझे ओपा बुलाया डैडी बुलाने की जगह। जहाँ हारून हंसते हुए बोल रही होती है कि मैंने इसे ये सिखाया। और हारून अपने मीहो को कस के पकड़ती है और बोलती है कि क्योंकि ये एक मिथिकल क्रिएचर है मगर इसके बावजूद ये भी एक बच्चा है तो इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पता है डैडी और ओपा में, तो मैंने इसे काफी ज्यादा प्यार से सिखा दिया। मगर तभी मीहो धीरे से बोलती है कि मीहो को डैडी बोलना ज्यादा पसंद था। तो उसकी ये बात सुन लेती है हारून और उसको काफी घूरती है। और जब हारून मीहो को घूरती है तो मीहो काफी डर जाती है। इसी के बाद जो जेन्युक रहता है वो सभी लोग को बोलता है कि तुम सभी इसमें से एक एक ले लो और वो सभी को स्क्रोल देता है। जहाँ ड्रैगन अपने हाथ में स्क्रोल को देख रहा होता है और जब हारून इस स्क्रोल को देखती है तो वो बोलती है ये तो काफी ज्यादा महंगा होगा। जहाँ जेन्युक बता रहा होता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है, अगर तुम इसे फाड़ोगे तो जो गोल्ड रिच ने हमारे लिए मीटिंग रूम प्रिपेयर किया है तुम सभी वहां पहुंच जाओगे। और इसके बाद जो अपना जेन्युक रहता है उसे फाड़ने वाला होता है और सभी लोग को बोल रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर तभी वल्कन चिल्लाते हुए उसको बोलता है कि रुक जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो। तभी जेन्युक उसे देखता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ही भूल गया था, चलो अब तुम यहाँ आओ। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने इन्वेंटरी में रखने लगता है वल्कन को, जो देख के वल्कन काफी चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि चाचिनी तू सच में एक बहुत बड़ा
कमीना है, क्या तुम मुझे किसी आइटम की तरह ट्रीट करना बंद करेगा? तू जब चाहता है मुझे अपने इन्वेंट्री में रख लेता और जब चाहता है बाहर निकाल देता है। इसमें काफी ज्यादा ही दिक्कत होती है मुझे। और इसी के बाद अपना जो जन्युक रहता है वो स्क्रोल को फाड़ने वाला होता है और सभी लोग को बोल रहा होता है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। इसी के बाद वो स्क्रोल को फाड़ देता है और इसी के बाद हमें दिखता है कि वो लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद हेनरिक बोलता है कि यही जगह है, तो वो कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, मगर जो हारून होती है वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलते है कि वो सोच भी नहीं सकती कि 10th फ्लोर पे कोई ऐसी जगह हो सकती है। तो उसे अपना जो जन्युक रहता है बताता है कि इस जगह को मैजिक से बनाया गया है और ये एक ऐसी जगह है जिसे हैंडल करने के लिए तुम्हें अंधा पैसे की जरूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ गोल्ड एज के पास है। इसी के बाद हारून के बगल में कोई टेलीपोर्ट होता है और वहाँ पे वही ओनी ब्लैक स्मिथ आ जाता है, जिसे देख के हारून हैरान हो जाती है और वो बंदा भी काफी हैरान होता है। वो ब्लैक स्मिथ हारून को देख के और वो उसका नाम लेता है। ब्लैक स्मिथ को देख के बोलती है ग्रैंडपा गेनो आप अभी भी जिंदा हैं। जहाँ वो दोनों रोते हुए एक दूसरे के गला लग जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा ही रो रहे होते हैं एक दूसरे से मिलने के बाद। जहाँ अपना जेनिक और वल्कन उन्हें देख रहे होते हैं। वल्कन बोलता है कि आखिरकार ये दोनों मिल ही गए। तो अपना जेनिक भी बोलता है ये काफी ज्यादा रिलीफ है कि ये दोनों मिल गए। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि गोल्ड एज वहाँ पे आ चुका है और बोल रहा होता है सभी को तुम सभी यहाँ काफी लेट नहीं आए हो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? तुम लोगों के मैनर्स कहाँ है? तुम लोगों को क्या ये बात नहीं पता कि तुम लोगों को 10 मिनट पहले ही कहीं भी आना चाहिए? तो अपना जेनिक उसको बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि ओनी विलेज का सिचुएशन क्या है? तो जेनिक की ये बात सुन के जो रहता है गोल्ड एज वो बोलता है कि क्या डेथ स्टार जेनिक ये काफी ज्यादा सॉफ्ट नहीं बन रहा आजकल? तो गोल्ड एज के मुंह से डेथ स्टार का नाम सुन के पपेट पूरा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि आपने क्या कहा डेथ स्टार? वो बंदा वो कब से ज्यादा पावरफुल क्लाइंबर था जो कि मारा गया था आज से 10 साल पहले क्योंकि उसने बिट्रे किया था मैनकाइंड को पावर के लालच में। तो अपना जेनिक अपने मास्क उतारते हुए बोलता है तुम मेरे बारे में काफी जानते हो गोल्ड एज। हाँ मैं ही हूँ डेथ स्टार जो कि आज से 10 साल पहले मारा गया था। और इसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जो गोल्ड एज रहता है उसने सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में बांट दी थी। और इसी के बाद हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और उनमें से तभी पपेट अपना हाथ उठाता है और सवाल पूछता है कि तो आप लोग के कहने का मतलब यही है ना कि जो 4 रॉयल्टीज है वो सीक्रेटली उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है और इसी वजह से उन लोगों ने 100th फ्लोर पे ओनी विलेज पे भी अटैक किया और उसे तबाह कर दिया। और यहाँ तक कि जो घोस्ट फेस नए जेन्युक हैं एंड सर हेनरिक वो लोग भी इसके विक्टिम रह चुके हैं और वो मर के वापस आए हैं अपने लाइफ में। तो अपना जेन्युक बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से हमारा जो गिल्ड है उसका गोल सिंपल है, हमें लेना है बदला। इसी वजह से हमारे जो गिल्ड है उसका नाम है हेवन डिफिएंट्स। जैसा कि हमारा नाम बताता है कि हम वो होंगे जो कि हेवेंस को चैलेंज करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। तो जेन्युक की ये बात सुन के जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो हंसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा ही पागल है और जैसा कि हमने सोचा था यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि सच में इस टावर को पूरी तरीके से बदलने का दम रखते हैं। और पपेट भी यही सब सोच रहा होता और मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद कुछ समय का सीन बीतता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ गोल्ड रिच बोल रहा होता है कि तुम आगे क्या प्लान कर रहे हो, अब तुम क्या करोगे जेन्युक? तो जेन्युक उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्लाइंबर को आगे क्या करना चाहिए? और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम लोग इस टावर को क्लाइंब करेंगे और जितने भी गिल्ड मेंबर है वो सभी टावर को चढ़ेंगे ताकि वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा सके और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि अगर हमें लड़ना है आग से तो हमें भी आग बनना होगा। और इसी के बाद उसका भाषण वहाँ पे खत्म होता है जहाँ हारून ग्रैंडपा के पास आते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा गेनो क्या आप भी हमारे साथ टावर को क्लाइंब करेंगे ना? तो जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो बोलता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलने के बाद, लेकिन अब यहाँ से हमारे जो रास्ते हैं वो अलग अलग है हारून। तो ये बात सुन के हारून पूरी हैरान हो जाती है। वो बोलती है मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हो ग्रैंडपा? तो वो ब्लैक स्मिथ उसको बताता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो तुमसे मिलने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ, मेरे दिल को अब जाके सुकून मिला है और मेरा जितना भी गुस्सा और मोटिव था वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों साथ में टावर चढ़ेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए भी, मगर तुम जानती हो कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसी वजह से तुम ही इकलौती ओनी बची हो उस विलेज की। आज के बाद मैं अपना नाम वो बदल के शैडोलेस रखने वाला हूँ। और ये बोलते के साथ वो एक स्क्रोल में अपना नाम लिख के उसे दिखाता है और आगे बोलता है कि
अब से मैं कोई ओनी नहीं रह गया, मैं कोई गेनो नाम का बंदा नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी ब्लैक स्मिथ बन चुका हूँ। तो इसी वजह से तुम भूलना मत, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और जितना भी गुस्सा है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि तुम आखिरी ओनी बची हो हारून। तो हारून भी ग्रैंडपा की बात समझ जाती है। इसके बाद अपना जो वहाँ पे रहता है जेन्युक आता है और बोलता है कि तो जैसा कि गेनो ने, मेरा मतलब जैसा कि एल्डर शैडो लेस ने कहा है, आज से तुम दोनों अलग हो और तुम अकेले ओनी बची हो उस जगह की। इसी वजह से मैं ग्रैंडपा को एक अलग मिशन पे भेजने वाला हूँ। और इसी के बाद जेन्युक आगे बोलता है, गोल्डिच, मैं एक ऐसा बेस को क्रिएट करना चाहता हूँ 100 फ्लोर पे, ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर पाए ओनी विलेज को कि वहाँ क्या हुआ था। तो गोल्डिच पूछता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मुझे वो बताओ कि उस जगह का जो मैनेजर है वो कौन बनेगा, क्या तुम्हारे दिमाग में किसी आदमी का नाम है? तो अपना जेनिक उसको बोलता है कि हाँ मुझे पता है कौन वहाँ पे क्वालिफाई होगा मैनेजर बनने के लिए। और वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, ये ओनी ब्लैक स्मिथ, क्योंकि इन्होंने 100 फ्लोर पर रहा है वो भी काफी ज्यादा लंबे समय तक, तो इनको वहाँ के बारे में काफी कुछ पता होगा। तो अपने जेनिक की ये बात सुनने के बाद जो गोल्डिच रहता है वो भी सोचता है कि जेनिक सही कह रहा है। इसके बाद वो बोलता है कि पपेट, तुम्हें इस एल्डर को लेके जाना है 100 फ्लोर पर और वहाँ पे इनको उनका काम बता देना है। इसके बाद पपेट जो रहता है वो एल्डर के पास आता है और बोलता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से उस जगह पे पहुंचा दूंगा एल्डर, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद जो अपना जेन्युक रहता है वो बोलता है कि जैसा कि हम लोग ने सब कुछ प्लान कर लिया है और हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, तो अब हमें सबको चलना चाहिए यहाँ से। और इसी के बाद अपना जेन्युक मास्क लगा लेता है और इसके दोस्त लोग भी तैयार हो जाते हैं, जहाँ वो आखिरी बार बोलता है, चलो ठीक है, हेवन डिफेंड्स, अब हम सभी को चलना चाहिए और अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। और वो आगे ये भी बोलता है कि हम सबको अपने गिल्ड का नाम ऊंचा करना है, तो चलो चलते हैं। और इसी के बाद हमें 11 फ्लोर के सेफ्टी जोन को दिखाया जाता है, जहाँ की फ्लोर इंटरेस्ट पे वो लोग पहुंच चुके थे, जहाँ की पोर्टल से अपना चार्जनिक बाहर आता है और वहाँ उस फ्लोर को देख करके बोल रहा होता है, आखिरकार मैं 11 फ्लोर पे आ चुका हूँ और अभी से शुरुआत होगा असली गेम का। इसके बाद वो अपने पास को याद करते हुए बोल रहा होता है कि और वो अपने पास को याद करता है और उन लोगों को बोलता है कि तुम कमीनो, मैं तुम सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों के वजह से मैं मारा गया था, तुम लोग बस इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। और हमें दिखता है कि हमारे हीरो की जो पार्टी थी उसके पीछे ही रहती है, जहाँ अपना जेन्युक बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने ज्यादा टॉप फ्लोर पे रहते हो या कितने टॉप फ्लोर पे चढ़ चुके हो, मैं तुम सबको चुकना चूर कर दूंगा। लेकिन तभी हमें दिखता है कि जेन्युक के पीछे एक पोर्टल खुलता है, जहाँ से वो बॉन्टी हंटर वाली लड़की निकलती है, जो कि जेन्युक को देख के मुस्कुरा रही होती है और वो उन सभी को जाते हुए आखिर में देखती है। इसके बाद टाइम स्किप हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट 50 फ्लोर का सीन, जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं किसी रूमर के बारे में। उसमें से एक लड़की बोल रही होती है कि क्या तुमने सुना उस रूमर के बारे में? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम किस रूमर के बारे में बात कर रही हो? तो वो बताती है, मैं तो घोस्ट फेस के बारे में बात कर रही हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है अपने चार्जनी को, जो कि किसी सोल्जर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ की बैकग्राउंड में रूमर के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो घोस्ट फेस है वो 50 फ्लोर तक पहुंच चुका है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चार्जनी उन लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। वो अवेक कर देता है अपने जितने भी सोल्जर होते हैं वहां पर, बिल्कुल सोलो लेवलिंग वाले जेन्यू की तरह। वो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर को अरेस्ट कर देता है जिसे उसने हराया था। और इसके बाद उसके सोल्जर सामने वाले एनिमी को मारते हुए ये भी बोल रहे थे, हम उन सभी को मार देंगे जो कि हमारे मास्टर के एनिमी होंगे। और इसी की तरह तो वो सारे सोल्जर सामने वाले एनिमी को मारने लगते हैं, जहाँ जितने भी दुश्मन होते हैं वो चार्जिंग पे डायरेक्ट अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमें सबसे पहले इस नेक्रोमेंसर को मारना होगा। मगर अपना जेन्यू को लोगों की ओर देखता है, तभी उसके जो कमांडर होते हैं यानी कि हारून और मीहो, वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं अचानक से। और वापस से बैकग्राउंड में र्यूमर चलता है कि यहाँ तक कि जो घोस्ट फेस के कमांडर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद उस बंदे का हालत खराब हो जाता है मीहो और हारून को देख करके, और मीहो और हारून उसे तबाह कर देते हैं हवा में ही। और हमें दिखाया जाता है एक तरफ अपने जेन्यू का उतना बड़ा आर्मी और सामने में इस ब्रांच मैनेजर की आर्मी, जो कि इस जेन्यू की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। इसके बाद ब्रांच मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में चिल्ला रहा होता, वो बोल
रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं एक ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वो गुस्से में क्रिस्टल का इस्तेमाल कर लेता है और बोलता है कि तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मुझसे लड़ सकते हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं एक ब्रांच मैनेजर हूँ जो कि होली किंगडम से एफिलेटेड है मेरा गिल्ड। और इसी के बाद वो इंचेंटमेंट करता है और वहाँ पे एक काफी बड़ा गोलम को समन कर देता है और बोलता है कि अब ये जो गोलम मैंने समन किया है ये मेरे कमांड को मानता है। और वो काफी जोरों से हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये जो गोलम है ये मेरे घमंड को प्रोटेक्ट करता है। और इस गोलम को देख के वल्कन हैरान हो जाता है, वो बोलता है ये तो एक गोलम है। और हारून भी बोलती है कि ये तो 120 फ्लोर का मॉन्स्टर लग रहा है। जहाँ वो ब्रांच मैनेजर और भी जोर से हंसते हुए बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, जिस वक्त मैंने इस मॉन्स्टर या गोलम को समन किया है उसी वक्त ये जो पूरा गेम है ये पलट चुका है तुम लोगों के लिए। अब तुम लोग गद्दार हो होली किंगडम के, तो तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो हंसते हुए बोल रहा होता अपने गोलम को इन सभी कमीनों को मार डालो और होली किंगडम का नाक ऊंचा कर दो। लेकिन उसके इतना बोलने के साथ ही उसके गोलम के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, जो देख के वो पीछे घूमता और घबरा जाता है। जहाँ हमें दिखता है कि इस गोलम का हजारों टुकड़ा करने वाला कोई और नहीं हेनरिक होता है। और हमें वापस से र्यूमर बताया जाता है कि घोस्टफिस्ट का जो सबसे ताकतवर कमांडर है वो कोई और नहीं है। ये बात सुन के तुम घबरा मत जाना, ठीक है ना, वो एक ड्रैगन है। और हमें हेनरिक को दिखाया जाता है। इसके बाद अपना जेन्युक उस ब्रांच मैनेजर के पीछे आ जाता है, जहाँ ब्रांच मैनेजर बोल रहा होता है ये तो नामुमकिन है, मेरा गोलम वो कैसे हार सकता है। और उसके इतने बोलने के साथ ही जेन्युक उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाते हुए बोलता है कि चलो देखता हूँ तो तुम हो इस फ्लोर के ब्रांच मैनेजर, इस 50 फ्लोर के, क्यों सही कहा ना। तो वो ब्रांच मैनेजर काफी दर्द में होता है मगर तब भी गुस्से में बोल रहा होता है तुम क्या सोचते हो, तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार दोगे तो होली किंगडम और 9 स्टार वालों को तुम अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। तो अपना जेनिक उसे देखता और बोलता है नहीं, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा। और उसका गर्दन को वो तोड़ देता है और बोलता है कि मैंने आज से 10 साल पहले ही उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। इसके बाद हमें वापस से र्यूमर के बारे में बताया जाता है कि जो घोस्टफेस और उसकी टीम है वो लगातार टावर को क्लाइंब कर रही है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रही है। जहाँ पर वो जिस भी फ्लोर पे जा रहे हैं वहाँ से एफिलिएटेड गिल्ड को भी राख में मिला दे रहे हैं। तो सामने वाला बंदा पूछता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि घोस्टफेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के बाद हमें दिखता है कि अपना जेनिक अपना मास्क उतारते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। और वो अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि हमें इसी तरीके से इन्हें डिस्ट्रॉय करना है और इनके प्लान को पूरी तरीके से तबाह कर देना है। और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग सिटी में आ चुके थे और उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर जितने भी आसपास के लोग थे वो भीड़ लगा देते हैं और बोल रहे होते हैं देखो देखो गाइस, वो तो घोस्टफेस और उसके गिल्ड वाले हैं, वो तो वही लोग हैं जो कि 9 स्टार एफिलिएटेड गिल्ड को तबाह कर रहे हैं ना। और इसी तरीके की कई सारे बातें चल रही होती हैं, जहाँ हमारा जेन्यू बॉल को देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता बॉल कि जो क्यूज तुमने मुझे दिया था वो अभी ही पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। लेकिन बॉल कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो अपना हेनरिक रहता है वो बोलता है कि तुम तो अपना इन्फॉर्मेशन ऐसा ही सब लोगों के बीच में दे रहे हो। तो वल्कन बोलता है कि हाँ, यहाँ तक कि ये अपना जो मैजिक और ट्रेस को भी रिमूव नहीं कर रहा है। तो हारियन हंसते हुए बोलती है कि क्या आप ये किसी पर्पस के कारण कर रहे हो। तो अपना जेनिक बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मैं ऐसा किसी पर्पस से ही कर रहा था। इसके बाद अपना जेनिक आगे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ उन गिल्ड पे बार बार रेड करके और उनके इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में। इससे अच्छा है कि वही लोग हम पर अटैक करें और हम उन्हें तब तबाह करें। और इसके बाद जेनिक अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है, जहाँ उसका स्टेटस दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेंथ 78, एचपी 76, एजिलिटी 77, इंटेलिजेंस 100, इंटेलिजेंस 102, माना 136, डिमोनिक एनर्जी 0 और डिवाइन पावर 6 है। जो देख के अपना जेनिक काफी खुश था। वो बोल रहा होता है कि अभी वो कमजोर है मगर उसके पास डिमोनिक एनर्जी और डिवाइन पावर है। इसका मतलब कोई भी क्लाइंबर जो कि हाई फ्लोर से भी आता है और अटैक करता है उनके ऊपर, तो वो इन दोनों वेपन का इस्तेमाल कर सकता है और उन पे भी भारी पड़ सकता है। लेकिन जेनिक तभी सोचता है और बोलता है कि मेरे पास सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे पास कोई अच्छा वेपन नहीं। तो हेनरिक तभी बोलता है इतना भी लालची नहीं बनना चाहिए जेनिक तुम्हें, क्योंकि तुम्हें गेनो मतलब शैडोलेस ने क्रिएट करके वेपन तो दिया ही था ना, और ये काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हें उससे अच्छा वेपन इस जगह पे खोज सको। उसके लिए तुम्हें हायर फ्लोर पे जाना होगा। तभी हारून बोलती है ग्रैंडपा शैडोलेस, क्या वो सही होंगे अभी, वो क्या कर रहे होंगे। और वो थोड़ी सैड हो जाती है। तो मीहो बोलती है हेनरिक को, हेनरिक आपने सिस्टर को उदास कर दिया,
तो हेनरिक बोलता है, अरे मैंने क्या किया? तभी जो जेन्युक रहता है वो बोलता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जेन्युक बोलता है, हमें कोई ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ हारून का जो मूड है वो अच्छा हो जाए और मुझे मेरा वेपन मिल जाए। तो हेनरिक बोलता है, ऐसी कौन सी जगह होगी? इसी के बाद अपना जेन्युक उसकी ओर मुड़ता और बोलता है, हमें ब्लैक मार्केट जाना होगा जो कि 51st फ्लोर पर है। और वो थोड़ा बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें खतरनाक से खतरनाक वेपन मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं नॉर्मल प्लेस पे खोजना। यहाँ तक कि वहाँ बहुत सारे रेयर आइटम भी मिल जाते हैं। इसी के बाद जो जेन्युक रहता है वो बोलता है हारून और मीहो से, अगर हम उस ऑक्शन में जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए भी जरूर से कुछ ना कुछ लूंगा। तो ये सुनकर मीहो और हारून दोनों ही खुश हो जाते हैं और मीहो बोल रही होती है कि ब्रदर मेरे लिए भी आप लोगे ना। इसके बाद जो जेन्युक रहता है उन दोनों को खुश देख के सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतने खुश हो जाएंगे, मैं जरूर से इनके लिए कुछ खरीदूंगा। लेकिन तभी कोई पीछे से आवाज देते हुए इनको बोलता है, अच्छा तुम लोग शॉपिंग करने का सोच रहे हो, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। और तभी उनके पीछे एक बॉल जैसी चीज आती है जो कि कोई नॉर्मल बॉल नहीं, वो एक बॉम्ब होता है और एक्टिवेट होने के बाद वो बॉम्ब काफी खतरनाक फटता है। जो देख के जेनिक सोच रहा है यहाँ पे एक बॉम्ब क्या कर रहा है, और वो बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिसकी वजह से अपना जेनिक भी पीछे हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये कौन है। और तभी वो पीछे देखता है तो वो देखता है वहाँ एक लड़की जो कि वही बाउंटी हंटर होती है, उनकी ओर गन ताने में खड़ी होती है और अपने जेनिक को शूट करने के लिए तैयार हो जाती है और उस पे एक फायर कर देती है बुलेट। लेकिन जेनिक जल्द से जल्द वहाँ से हटता है और बच जाता है और उसका बुलेट भी इतना पावरफुल होता है कि वो एक गोली काफी बड़ा धमाका करता है। जो देख के जेनिक अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि इसका ये छोटा सा गन इतना ज्यादा पावर कैसे होल्ड कर सकता है, अगर मैं अभी मास्क नहीं लगाया हुआ होता और इसका पावर नहीं इस्तेमाल करता तो मैं तो मारा जाता। और वो तभी बाउंटी हंटर बोलती है कि तुमने मेरे गन के अटैक को डॉज कर लिया, ये तो काफी शानदार है। लेकिन तभी उस लड़की के ऊपर अपना हेनरिक अपने स्वॉर्ड लेके आ जाता है और अचानक से उस पर अटैक करता है। जो देख के वो लड़की बोलती है विजोर, और वो विजोर नाम का एक एआई होता है, जैसे कि जार्विस थी अपने आयरन मैन के सूट में, वैसा ही उसके पास विजोर नाम की एआई है जो कि बोलती है यस मैम। और तभी उस बाउंटी हंटर के सामने एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है, जो देख के अपना हेनरिक हैरान हो जाता है और मन में सोचता है। और तभी वो बाउंटी हंटर पूरे आयरन मैन के सूट में आ जाती है, एकदम सेम टू सेम आयरन मैन जैसा सूट उस लड़की के पास था, जिसको देख के हेनरिक बोल रहा होता है ये क्या, ये तो एक मशीन है। और इसी के बाद जो वो बाउंटी हंटर होती है वो अपने सूट की पावर का इस्तेमाल करके एक अटैक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है रीबॉर्न शॉक, जिसकी वजह से जो अपना हेनरिक रहता है वो उसकी वजह से काफी दूर जाके गिर जाता है और उसे काफी दर्द होता है। जहाँ हेनरिक को मार खाते हुए देखकर जो अपनी हारून होती है और मीहो वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जहाँ हारून बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ओपा पे गन कैसे ताना। जहाँ अपनी मीहो भी बोल रही होती है मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। और इसके बाद हारून अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है और मीहो भी अपने क्लॉ से अटैक कर देती है उस बाउंटी हंटर पे। जहाँ वो बाउंटी हंटर हवा में कूद के उनके अटैक से बच जाती है। जहाँ हारून से उड़ते हुए देख के काफी हैरान हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, मगर जो अपनी मीहो रहती है उसे उड़ते हुए देख करके काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ये तो एक प्लेन है, ये एक प्लेन बन गई है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर काफी सारे बॉल आके गिरते हैं जो कि कोई नॉर्मल बॉल नहीं, वो बॉम्ब होते हैं और वो एक्टिवेट होने के बाद वहाँ काफी ज्यादा ही बड़ा धमाका कर देते हैं, जिस धमाका की वजह से अपनी हारून और मीहो दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और यहाँ तक कि अपनी मीहो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाती है। और वो बाउंटी हंटर हवा में उड़ते हुए बोल रही होती है उनसे, घोस्ट फेस और तुम्हारी पार्टी घोस्ट फेस दोनों ही उतने ज्यादा भी पावरफुल नहीं हो, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, क्या तुम लोग सच में बस इतना ही कर सकते हो। और उसके इतने बोलने के साथ ही उसके ऊपर दो अटैक लगते हैं जो कि एक साइन बना रहे होते हैं और पीछे से आवाज आता है ऑफ कोर्स हम इतना ही नहीं कर सकते, हमारी लिमिट इससे काफी ज्यादा है। और इसके बाद हमें दिखता है उस अटैक की वजह से उस बाउंटी हंटर का हालत खराब हो जाता है और हमें दिखता है वो अटैक करने वाले अपने चार्जिनिक और हेनरिक होते हैं। लेकिन उनके इतने कूल बनने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन दोनों के सरी पे गन तान देती है वो लड़की और बोलती है कि तुम लोग इतने बुरे भी नहीं थे। जहाँ ये देख के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। अपना जेनिक उसको बोलता है कि ये कितना शर्मनाक है, मुझे लगा था कि हम इतने आसानी से ही जीत जाएंगे। इसी के बाद अपना जेनिक और हेनरिक वहाँ से कूद के हट जाते हैं उस लड़की से दूर, मगर वो लड़की उनपे गोली नहीं चलाती और उन्हें बोलते है कि तुम लोग इतना उदास भी मत हो,
क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। और इसके बाद कुछ समय का सीन बीत जाता है और वो जो बॉन्टी हंटर होती है उसने अपने फेस को रिवील कर लिया होता है और उन्हें अपना नाम बताती है, जो कि उसका नाम शेन होता है। जहाँ की वो बोल रही होती है कि मैं एक टैलेंटेड बॉन्टी हंटर हूँ। जो सुन के अपना चाचा जन्यूक बोलता है कि क्या तुम एक बॉन्टी हंटर हो, और वो अपने मन में सोच रहा होता है काफी हैरानी से, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पीछे बॉन्टी हंटर पड़ गई है, हमारे ऊपर बॉन्टी कौन लगा सकता है, हम तो बस 50 फ्लोर के क्लाइंबर हैं। इसके बाद जो वो बॉन्टी हंटर होती है वो आगे बोलती है कि तुम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से जानती हूँ, यहाँ तक कि मैं क्या पूरा दुनिया तुम्हें जानता है, क्योंकि तुम हो सुपर रोकी घोस्ट फेस और तुम उसके कमांडर हो, है ना, स्ट्रेंज ड्रैगन। और तो और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई थी। और वो ये बोलते हुए काफी मुस्कुरा रही होती है और उसकी ये बात सुन के अपना हेनरिक उसकी ओर तलवार टानता है और बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हेनरिक की ये बात सुन के वो बॉन्टी हंटर हंसने लगती है और बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग अभी चेंज कर लिया है, मेरा माइंड पूरी तरीके से चेंज है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। लेकिन इसके बाद वो सीरियस होती है और बोलती है कि लेकिन मैं तुम लोगों के साथ एक बेट लगाना चाहती हूँ। और वो आगे बोलती है कि ये जो बेट होगा ये हम दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। तो हेनरिक बोलता है क्या तुमने बेट कहा, लेकिन मुझे कोई बेट नहीं लगानी। लेकिन बॉन्टी हंटर आगे बोल रही होती है कि अगर तुम लोग ये बेट को जीत जाओगे तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी कि कौन था जिसने तुम लोगों के सर पे बॉन्टी लगाई है। तो उसकी ये बात सुन के अपना जो चाजिन्युक रहता है वो फोकस हो जाता है, और मगर जो अपना हेनरिक रहता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने स्वॉर्ड उठाता है उस पर अटैक करने के लिए और बोलता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास को और नहीं सुनने वाला, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। लेकिन अपना चाजिन्युक उसे आवाज देते हुए बोलता है हेनरिक रुक जाओ, उस पर अटैक मत करो। इसके बाद अपना चाजिन्युक आगे बोलता है कि अगर इसे 9 स्टार वालों ने भेजा होगा या फिर 4 रॉयल्टीज ने, तो हमारा जो टावर चढ़ने का प्लान है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा और हम काफी खतरे में भी पड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। अगर हमें इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि किसने हमारे ऊपर बॉन्टी लगाई है तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। तो उसकी बात सुन के हेनरिक थोड़ा गुस्सा तो होता है मगर वो शांत हो जाता है। जहाँ वो बॉन्टी हंटर आगे बोलती है कि तो क्या तुम अब मेरे साथ नेगोशिएशन करने वाले हो। तो जन्यूक बोलता है चुपचाप से ये बताओ कि ये किस तरीके का बेट है जो तुम सोच रही हो। तो वो वापस से अपना हेलमेट पहनती है, वो बॉन्टी हंटर और बोलती है कि मैं तो बस तुम लोगों के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मजा आता है। और इसके बाद वो बोलती है कि चलो लड़ते हैं। और इसके बाद वो अपने पूरे सूट में आ जाती है। जहाँ उसकी ये बात सुन के हेनरिक पूरा इरिटेट हो जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वैसे भी हम फाइट ही करने वाले थे और ये कहने के बाद भी तुम्हारी वजह से अब हमें फाइट ही करना पड़ेगा, तो इसमें अंतर ही क्या हुआ। तो वो बॉन्टी हंटर बोलती है कि लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। इसके बाद वो बॉन्टी हंटर अपनी 3 उंगली निकालती है और उन्हें बताती है कि ये मैटर नहीं करता कि हम में से कौन जीतेगा, मगर हम तीनों को जिंदा रहना होगा, और इसके बावजूद कि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब मैं जिंदा रहूंगी, इस वजह से तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और वैसे भी मैं प्लान भी नहीं कर रही थी तुम्हें मारने के लिए। जहाँ हेनरिक उसकी ये बात सुन के सोच रहा होता है कि इसके कहने का ये मतलब है कि हम लोग लड़ेंगे मगर एक दूसरे को मारेंगे नहीं, लेकिन ये तो एक बकवास ही है। इसके बाद वो जो बॉन्टी हंटर होती है वो अपनी जन्यू की ओर इशारा करती है और उससे बोलती है कि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोग 2 हो और मैं अकेली लड़की, इस वजह से घोस्ट फेस तुम्हें अपने समन का इस्तेमाल नहीं करना है हमसे फाइट करने में। तो उसके बाद जो अपना चार्जनिक रहता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने समन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो भी बकवास कर रही है उसका कोई भी मतलब नहीं, लेकिन एक बार मैं ये शर्त को जीत जाऊंगा तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। और इसके बाद अपना हेनरिक किसी विलन की तरह हंसते हुए बोल रहा होता है कि तो तुम्हारे कहने का यही मतलब है न कि हमारी सांसें चलनी। और हेनरिक किसी विलन की तरह हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना कि हम लोगों की सांसें चलनी चाहिए, इसके बावजूद कि मैं तुम्हारे हाथ पर काट के फेंक दूं। क्यों, मैंने सही कहा ना। लेकिन हेनरिक की बात से कहा वो बॉन्टी हंटर डरने वाली थी। वो बोलती है कि चलो शुरू करते हैं, और वो अपने हेलमेट को किसी ड्रोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और उसे ऑटो पायलट मोड पे डाल देती है। जहाँ वो हेलमेट अपने जन्यू के पीछे आ जाता है, उसमें से 2 बड़े बड़े गन निकल जाते हैं और उससे जन्यू पे अटैक करने लगते हैं, मगर अपना जन्यू उसे डॉज कर लेता है और उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि
तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन खिलौने से मुझे हरा सकती हो? और वो अपने पॉकेट में से कुछ निकालने लगता है, लेकिन तभी जब बॉन्टी हंटर होती है वो उसके पीछे आ जाती है और अपने गन से इस पे शूट करने वाली होती है और उसको बोलती है कि अच्छा तो तुम क्या मेरे बारे में भूल गए? लेकिन अपना जेन्यू हैरान तो होता है मगर अपने पॉकेट से एक शील्ड निकालता है जिसका नाम होता है सोल शील्ड, जिससे वो सारे अटैक को उस बॉन्टी हंटर के रोक देता है। और तभी जो अपना हेनरिक होता है अचानक से ही उस बॉन्टी हंटर के पीछे अपनी स्वॉर्ड लेके आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि वो बॉन्टी हंटर मुस्कुराती है और अपने एआई को बुलाती है और उसका नाम लेती है जो कि विजोर होता है। और उसके इतने बोलने के साथ ही वो उन दोनों के बीच से ही गायब हो जाती है, जो देख के अपना चार्जन्यूक और हेनरिक दोनों हैरान हो जाते हैं। उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उस लड़की के बीच से वहां से हटने की वजह से जो हेनरिक का अटैक होता है वो अपने जेन्यूक के शील्ड पे लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और इसी के बाद हमें बॉन्टी हंटर को दिखाया जाता है जो कि हवा में उन्हें देख रही होती है और बोलती है कि ये क्या मजाक है, तुम लोगों का जो टीम वर्क है वो तो सच में काफी ज्यादा ही बुरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोनों काफी स्ट्रांग हो और अकेला ही लड़ना पसंद करते हो। जहां इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जेन्यूक हेनरिक का कॉलर पकड़ लेता है और हेनरिक भी कम नहीं होता, वो भी जेन्यूक का कॉलर पकड़ लेता है। जहाँ जेन्यूक चिल्लाते हुए उसको बोल रहा होता है तुम कमीने, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं उसका अटैक ब्लॉक कर रहा था? तो हेनरिक भी बोलता है तुम भी तो कमीने हो, क्या तुम नहीं देख सकते, तुम मेरे अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो? जहाँ अपने चाची ने गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हें मेरे मोमेंटम को फॉलो करना है, ये मेरा तुम पे कमांड है, मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हूँ, तुम्हें मेरा कमांड मानना होगा। मगर हेनरिक उसका कमांड नहीं मान रहा होता, वो ये बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मैं अकेला ही इसे हरा दूंगा। जहाँ वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं मगर पीछे से कोई आवाज देते हुए बोलता है कि ओए तुम दोनों एक दूसरे से ही लड़ोगे कि मुझसे भी लड़ना है? और हमें इसी के बाद दिखता है कि उस बॉन्टी हंटर ने काफी बड़ा गन से अटैक करने के लिए, और हमें इसी के बाद दिखता है कि वो बॉन्टी हंटर ने काफी ज्यादा ही बड़ा अटैक प्रिपेयर कर लिया है। जहां वो बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों काफी पावरफुल हो, लेकिन ऐसे तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, अब तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जहाँ वो बॉन्टी हंटर उन पर अटैक करते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम लोगों ने कभी रेल गन नाम का अटैक के बारे में सुना है, ये कितना पावरफुल है, क्या तुम ये जानते हो? और बस इतने बोलने के साथ ही वो अपने अटैक को उन दोनों पे चार्ज कर देती है, जो देख के अपना चाची न्यूक और हेनरिक दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और उस गन का अटैक जो रहता है वो इतना दमदार होता है कि वो उस पूरे शहर को तबाह कर देता है और हमें दिखता है कि वहाँ पे जितने भी घर होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस शहर से काफी दूर का सीन, एक जंगल का, जहाँ की एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल चुका था और इस पोर्टल को अपने जन्यूक ही ने खोला था। जहाँ जन्यूक और अपना हेनरिक दोनों ही इस पोर्टल से नीचे गिरने लगते हैं और वो दोनों जाके जंगल में गिर जाते हैं। जहाँ जन्यूक उठता है और वो सोच रहा होता है कि उसने काफी ज्यादा ही फोर्सफुली टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट किया है, इस वजह से वो प्रॉपरली टेलीपोर्ट नहीं हो पाए। लेकिन ये उससे तो अच्छा ही है उस अटैक को खाने से, अगर वो अटैक खाते तो वो काफी ज्यादा ही खतरे में पड़ जाते। लेकिन तभी जो हेनरिक रहता है वो चिल्लाता है जन्यूक पे और उसको बोलता है कि हम वहाँ से क्यों भाग आए, हम फाइट के बीच में थे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जा जन्यूक, तुम बेवकूफ हो गए हो एकदम। लेकिन अपना जन्यूक उसका मुंह बंद करते हुए उसको बोलता है कि चुप रहो। और इसी के बाद वो आसमान में दिखाता है जहाँ की एक ड्रोन उड़ रहा होता है जो कि उस बॉन्टी हंटर का होता है, जिसे देख के अपना जन्यूक सोच रहा होता है कि ये तो एक ड्रोन है, ये जरूर से उसी लड़की का हेलमेट होगा, वो तो सच में काफी ज्यादा ही क्रेजी स्किल और वेपन का इस्तेमाल कर रही है, आखिरकार वो कौन है और वो कहाँ से आई है? इसके बाद वो उसके बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि उस लड़की ने अपना नाम शेन बताया था, वो सच में काफी ज्यादा क्रेजी है, वो जरूर से ही हमारे अर्थ से तो नहीं है। इसके बाद वो हमें बताने लगता है कि ये जो टावर है ये काफी सारे मल्टीपल वर्ल्ड और डायमेंशन से कनेक्टेड है, इसी वजह से वो किसी और वर्ल्ड से आई हुई लड़की हो सकती है या फिर वो एक ऐसी क्लाइंबर हो सकती है जो कि किसी दूसरे डायमेंशन से आई है, जहाँ जो स्किल और टेक्निक है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, जितना हम जानते हैं उनसे ज्यादा ही। इसी के बाद अपना जेन्यूक हेनरिक को बोलता है, हे हेनरिक सुनो, अगर हमें जीतना है तो तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में पहुंच गई होती है उड़ते उड़ते
और वो बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यहीं पर आए थे। और इसी के बाद वो आवाज देते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ छुप गए हो, मेरे सामने आओ, मुझसे फाइट करो। और बस उसके इतने बोलने के साथ ही उसके सामने कोई आ जाता है जो कि कोई और नहीं अपना जन्युक होता है, जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में आ जाता है उसके सामने। जिसे देख के वो बाउंटी हंटर अपना गन उसकी ओर करते हुए हंसती है और बोलती है कि कौन ऐसा सोच सकता था कि तुम अपने आप को ऐसा ही मेरे सामने रिवील कर दोगे। क्या तुम गिव अप करना चाहते हो चार्जिन्यू? लेकिन अपना चार्जिन्यू उसको बोलता है माफ करना कि तुम्हारे सामने मैं इतने समय तक नहीं आया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ और मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि मैं वो नहीं हूँ जो हारने वाला है। इसी के बाद वो अपना सोल बाइंड नाम का अटैक को प्रिपेयर करता है और वहाँ पे कर देता है, जिसकी वजह से हजारों हाथ जमीन में से निकलते हैं और उस लड़की को चारों ओर से घेर लेते हैं। जो देख के वो लड़की मुस्कुराती है और बोलती है कि ये क्या है, तुमने एक ऐसा स्किल इस्तेमाल किया, मैंने तो सोचा था तुम काफी ज्यादा ही बड़ा अटैक मेरे ऊपर करोगे, मगर ये तो कुछ छोटा मोटा स्पेल ही है, ये मुझे रोक नहीं सकता। इसके बाद वो बोलती है कि तुमने मेरे जो प्राइड है उसको ठेस पहुंचाया है चाचिन्यू, तुमने मुझ पे काफी नीचे नजरों से देखा है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि उस हाथ के पीछे से कोई आंख है जो उस लड़की को देख रहा है, और तभी वो बंदा अटैक कर देता है उस लड़की पे जो कि अपना हेनरिक होता है। जो देख के वो लड़की हैरान हो जाती है और जल्दी से पीछे हट के हेनरिक के मुंह पे अपने गन से शॉट मार देती है और बोलती है कि मेरे पास मत आना। और वहाँ पूरा धुआं धुआं हो जाता है हेनरिक के सर पे। लेकिन वो लड़की पूरा हैरानी से उसे देख के सोच रही होती है ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं श्योर हूँ ये क्या चीज है। और हमें दिखता है कि उस अटैक से हेनरिक को घंटा कुछ नहीं हुआ होता, क्योंकि अपने चार्जिनिक का जो स्पेल होता है उसकी मदद से हेनरिक का सर प्रोटेक्ट हो गया था। और हेनरिक हंसते हुए बोलता है कि मुझे ये पसंद आया चार्जिनिक, तुम्हारी पावर कमाल की है। जब वो बाउंटी हंटर के पूरे मुंह से पसीना निकलने लगता है वो सोच रही होती है कि घोस्ट फेस ने अपने बैरियर का इस्तेमाल किया। और इसके बाद अचानक से ही हेनरिक अपने स्वॉर्ड से उस लड़की का सीना चीर देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, मगर वो बोलती है तुम इतने भी बुरे नहीं हो। लेकिन इसके बाद हमें चार्जिनिक को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए सोच रहा होता है कि समनिंग स्पेल बस वही नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं एक स्पिरिट मास्टर हूँ, इसके साथ ही मैं एक ऑल मास्टर भी हूँ। और इसी की वजह से मैं हेनरिक को काफी तरीके के बफ दे सकता हूँ, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। इसके बाद जनियो को अपने पावर का इस्तेमाल करता है और हंसते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ट्रू ऑल मास्टर कैसा होता है, जो कि अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर सकता है काफी दूर से ही। इसी के बाद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका दिखाया जाता है हमें, जहाँ जनियुक बोल रहा होता है हेनरिक आगे बढ़ो, और हेनरिक भी आगे बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। जो देख के वो बाउंटी हंटर बोल रही होती है कि इस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है, मेरे ख्याल से जो घोस्ट फेस है वो जरूर से कुछ ना कुछ कर रहा है। और वो अपना पूरा जोर लगा के अपने गन से ताकत और वो अपने पूरे गन की ताकत लगा के उस पर काफी सारी अटैक करती है हेनरिक पे, और बोलती है कि मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। जहाँ हेनरिक उसके सारे अटैक से इजीली बच रहा होता है और उसकी ओर बढ़ रहा होता है काफी तेजी से। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम डर गई, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। और ये इतना बोलने के साथ ही हेनरिक अपने स्वॉर्ड से काफी दमदार अटैक करते हुए बोलता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें खत्म करके ही मानूंगा। जब वो बाउंटी हंटर अपने शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है मगर वो रोक नहीं पाती और वो काफी घबराते हुए आगे देखती है, तो वो देखती है हेनरिक ने अपने ड्रैगन को वहाँ पे समन कर दिया है और अपने ड्रैगन से इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो काफी ज्यादा ईविल हंसी के साथ बोल रहा होता है कि ये मेरा अटैक है जिसका नाम है लाइटनिंग ड्रैगन। और इसके बाद उसका लाइटनिंग ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बिजली ही बिजली गिरने लगती है। और वो लड़की काफी हैरान हो जाती है जिसके बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि हेनरिक ने उसके बॉडी पे काफी बड़ा कट मार दिया होता है। और वो जमीन पे लैंड होने के बाद बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें हरा दिया। मगर तभी पीछे से आवाज आता है आखिरकार तुमने उस पे पैर रख दिया, जो सुन के हेनरिक हैरान होता है क्या। और हमें दिखता है वो बाउंटी हंटर अभी हारी नहीं थी, वो दर्द में थी, लेकिन वो बोलती है कि ये मेरा छोटा सा गिफ्ट है क्योंकि तुमने मुझे काफी ज्यादा पुश कर दिया है मेरे लिमिट तक। और इसके बाद वो अपने न्यूक्लियर माइंड को एक्टिवेट करती है, जो देख के हेनरिक काफी घबरा जाता है और जनिक चिल्लाता है हेनरिक वहाँ से हटो। और वहाँ पे काफी बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, और जब वो फटता है तो जनिक उस ओर जाने की कोशिश करता
है, मगर उसका धमाका इतना ज्यादा ही पावरफुल होता है कि जन्युक भी काफी दूर फेंका जाता है। वो नीचे जमीन पे आते हुए बोलता है, धत्तरी की ये क्या हो गया, आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई है, इसके पास इतना खतरनाक वेपन कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो जमीन में लैंड करता है तभी उसके चेस्ट से एक गोली आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। और तभी हमें दिखता है कि पीछे से वो बॉन्टी हंटर आती है, जिसने की अपने चार जन्युक पे गन तानी हुई थी और हंसते हुए उसको बोल रही होती है कि चार्जन्यूक चेकमेट। जहाँ चार्जन्यूक कांप रहा होता है क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। जहाँ वो बॉन्टी हंटर चार्जन्यूक को बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड ड्रैगन अब वो ज्यादा नहीं लड़ सकता, इस वजह से तुम ही इकलौते बचे हो घोस्टफेस, और यहाँ तक कि तुम भी घायल हो चुके हो, तो क्या तुम हार मानना चाहते हो। लेकिन तभी अपना चार्जन्यूक उसको बोलता है कि किसने सोचा होगा कि तुम इतना आगे तक बढ़ जाओगे, लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है कि मेरा जो दोस्त ड्रैगन है वो अभी तक हारा नहीं है। और हमें दिखता है कि वहाँ धुआं धुआं हो चुका है, जिस धुआं में से एक ड्रैगन बाहर आता है, क्योंकि हमें दिखता है पहली बार अपने हेनरिक की ड्रैगन फॉर्म। जहाँ चार्जन्यूक बोल रहा होता है कि मेरा दोस्त वो इतनी जल्दी मरने वाले में से नहीं है, जो देख के जो वो बॉन्टी हंटर रहती है वो भी हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए बोल रही होती है कि इसका क्या मतलब है कि तुम लोग अभी मुझसे सीरियस होके फाइट भी नहीं कर रहे थे। जहाँ हेनरिक अपने ड्रैगन फॉर्म में काफी गुस्से में उस लड़की को घूरता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इस डिस्कस्टिंग फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस पर काफी जोरों से दहाड़ता है, जिससे वो लड़की काफी घबरा जाती है। और इसके बाद जो अपना हेनरिक रहता है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में उस पे अपने ड्रैगन ब्रीथ से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो बॉन्टी हंटर उसके धमाके से बच जाती है और हवा में आ जाती है और बोलती है कि तुम सच में इस टावर के सबसे ताकतवर पर्सन में से एक हो, तुम्हारा जो पावर है वो किसी अलग ही लेवल पे है। लेकिन तभी वो लड़की हंसती है और बोलती है कि लेकिन मैंने भी अपनी अभी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। और इतना बोलने के साथ ही उसने अपने गन वाले अटैक को, जिससे काफी बड़ा धमाका हुआ था, वैसे काफी सारे अटैक उस ड्रैगन के ऊपर ले आती है और उसे चार्ज करते हुए बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगे। और वो सारा अटैक अपने हेनरिक जो कि ड्रैगन फॉर्म में होता है उसके ऊपर कर देती है और वो अपने पूरा मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। जिसके बाद हमें दिखता है कि हेनरिक उससे बच गया है और हवा में उसके सामने आके वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देख के वो लड़की थोड़ा घबराती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकती। इसी के बाद वो अपने एआई का वापस इस्तेमाल करती है और अपने सामने काफी पावरफुल शील्ड लगा लेती है, जो कि अपने मैक्सिमम आउटपुट पे होता है। और जब हेनरिक का उस ड्रैगन फॉर्म वाला अटैक उस पर टकराता है तो वो काफी आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वहाँ पे से सीन बदलता और हमें जन्यू को दिखाया जाता है, जो कि साइड में एक ट्री के पास खड़ा हुआ होता है और वो अपने इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ वो बोलता है कि जबकि मैं अपने डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर ये काफी ज्यादा ही धीरे रिकवर हो रहा है। मेरे ख्याल से उस लड़के ने काफी ज्यादा ही स्पेशल ब्लूथ का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये काफी स्लो हील हो रहा है। इसके बाद जन्यूक अपने पावर का इस्तेमाल करता है और देखता है कि जब हेनरिक बदला था उस ड्रैगन फॉर्म में तो उसका जितना भी बफ स्किल था जो कि उसने हेनरिक पे किया था वो सभी डिसअपियर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जो हेनरिक है वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसका जो माना है वो काफी ज्यादा ही अलग लेवल पे जा चुका है। और हमें हेनरिक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता अपने ड्रैगन फॉर्म में। लेकिन तभी दिखता है कि अपने हेनरिक यानी जो ड्रैगन फॉर्म में था उसके ऊपर वो बॉन्टी हंटर अचानक से टेलीपोर्ट होकर उसके सर पे बैठ जाती है और हंसते हुए बोलती है कि तुम एक ड्रैगन हो और ड्रैगन सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन हेनरिक को ये पसंद नहीं आता कि वो उसके सर पे बैठ गई है, इसलिए वो उसे हटाता है वहाँ से। लेकिन अचानक से वो लड़की वापस टेलीपोर्ट हो जाती है और बोलती है कि हे तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। और वो आसपास टेलीपोर्ट होते के साथ ही उस पे काफी डायरेक्शन से अटैक कर रही होती है, जिससे हेनरिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, तुम मुझ पे कितना भी शूट कर लो इस चीज से, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये सभी यूजलेस है। और वो ये बोलते हुए काफी ज्यादा ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से हमें दिखता है कि काफी बड़ा मशीन जो कि उस लड़की ने समन किया था और वो काफी ज्यादा ही बड़ा गन था जिसे उसने जमीन पे अटैच कर दिया था। और वो बोल रही होती है कि वो इसका सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। और हमें दिखता है कि वो लड़की और ड्रैगन आमने सामने होते हैं, जहाँ ड्रैगन उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम मुझे दे सकता है। जहाँ वो लड़की भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि
ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट भी। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसका इस्तेमाल ना करूँ, मगर अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। जहाँ वो ड्रैगन यानी कि अपना हेनरिक भी अपना सबसे पावरफुल अटैक चार्ज करते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तुमसे लड़ने के लिए। इसके बाद वो काफी बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करता है आसमान में ही और अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो लड़की भी अपने गन से उस पर फायर करती है और दोनों का अटैक एक दूसरे के सामने बढ़ने लगता है। जहाँ उस लड़की का अटैक एक एटॉमिक बॉम्ब होता है। जब दोनों अटैक टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और वो कोई नॉर्मल धमाका नहीं होता। उस धमाके की वजह से वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और हमें दिखता है कि जब वो अटैक आसमान में टकराए थे तो एक छोटी रोशनी फैलती है, लेकिन इसके बाद पूरा जो कॉमिक का वॉलपेपर यानी मानवा होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। वो इतना ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि वो धमाका आसपास के जितने भी जगह होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वहाँ काफी ज्यादा ही धुआं धुआं हो जाता है और हमें दिखता है एक शील्ड जो कि उस बॉन्टी हंटर का होता है। और जब वो शील्ड हटता है तो वो लड़की पूरी तरीके से ठीक होती है, मगर उसे काफी डैमेज हुआ होता है। जहाँ वो बोलती है कि हर तरीके ये एटॉमिक बॉम्ब ये काफी परेशानी देता है, इसी वजह से मैं इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और तभी उस लड़की का जो एआई होता है वो बोलता है कि जो हमारा सिस्टम है वो काफी ज्यादा ओवरहीट हो चुका है और शील्ड भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसे वापस से मेंटेनेंस का जरूरत है, अब आप इसका थोड़ी देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो वो लड़की अपने एआई से बोलती है, अच्छा ठीक है, तुमने काफी ज्यादा ही अच्छा काम किया, अब तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को कुछ सेंस होता है और वो इधर देखते हुए बोलती है, अरे नहीं धत तरीके। और हमें दिखता है कि उसके ऊपर अपना हेनरिक आ चुका होता है जो कि ड्रैगन फॉर्म में अभी भी होता है, जिसको वहाँ पे देख के वो लड़की पूरा घबरा जाती है। वो बोलती है कि ये क्या मजाक है, मुझे आपको ये मत कहना कि ये अभी भी पूरी तरीके से ठीक है, अगर इसने अभी फाइट किया तो मैं तो हार ही जाऊंगी। लेकिन हमें दिखता है कि अपने जो हेनरिक रहता है उसके गले के जितने भी स्केल होते हैं वो टूट के नीचे गिरने लगते हैं और अपना हेनरिक भी जमीन में गिर जाता है और वहाँ धमाका होता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी जमीन में गिर जाती है। और अपने हेनरिक को नीचे गिरते हुए देख के वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैंने एक ड्रैगन को हरा दिया आखिरकार। इसी के बाद वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पीछे से आवाज आता है कि तुम्हें इतना जल्दी अपना जो गार्ड है उसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। और ये बोलने वाला अपना चार्जनिक होता है जो कि उस धुएं से बाहर निकल रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम इस बात को इतनी जल्दी भूल चुकी हो कि ये 2 वर्सेस 1 था, न कि 1v1। इसी के बाद अपना चार्जनिक अपने मास्क को उतारता है और बोलता है कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। जहाँ चार्जनिक को वहाँ पे देख के वो जो बॉन्टी हंटर होती है उसके ऊपर अपने गन को तान देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सीने में एक छेद है और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो चार्जनिक, और यहाँ तक कि तुम क्या सोचते हो कि तुम अपना ये फेस हैंडसम सा फेस दिखा के इस करंट सिचुएशन को बदल सकते हो। और वो इसी के बाद आगे बोलती है कि जो वेपन मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है यही काफी है जिसकी मदद से मैं तुम्हें मार सकती हूँ चार्जनिक, इसी वजह से तुम्हें जल्द से जल्द अपने हार को मान लेना चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखता है कि चार्जनिक के हाथ में एक ड्रैगन स्केल होता है, जहाँ वो बोलता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ और उस ड्रैगन स्केल को खाते हुए उसकी बॉडी से पूरा ऑरा निकल रहा होता है क्योंकि वो ग्लूटोनियन स्किल का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। जहाँ चार्जनिक को स्किल खाते हुए देख करके वो लड़की पूरा हैरान हो जाती है। वो मन में सोचती है कि ये क्या मजाक है, ये इसने स्केल क्यों खा लिया, वो भी ड्रैगन का। और जैसे ही चार्जनिक ने उस ड्रैगन स्केल को खाया उसकी बॉडी से विंग्स निकल जाते हैं और सींग भी, वो भी ड्रैगन के। जहाँ वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि हमें सच में उस इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है जो कि तुम्हारे पास है। और वो अपने पंख को फैलाते हुए अपने ऑरा को रिलीज करता है और बोलता है कि और उस इंफॉर्मेशन के लिए चाहे मुझे थोड़ा ज्यादा ही करना क्यों ना पड़े। और अपने चाचने को उस फॉर्म में देख के वो लड़की पूरा घबरा जाती है, उसके फेस से पूरा पसीना आने लगता है। वो अपने मन में सोचती है कि ये फीलिंग, ये पावर, ये जो एक ड्रैगन का है, ऐसा कैसे हो सकता है कि चाचने के पास ड्रैगन की पावर है। और वो उसे देख रही होती है, जहाँ चाचने उसे देखते हुए मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि एक ड्रैगन के पास इतना ज्यादा खतरनाक माना होता है। ये फीलिंग उसने कभी भी फील नहीं किया
था। और इसी के बाद वो इतने बोलने के साथ ही हजारों स्पेल को वहाँ पे समन कर देता है अपनी पावर से और बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। और वो जितने भी स्पेल होते हैं उस लड़की के ऊपर हो जाते हैं, जिसे देख के वो भी घबरा जाती है। जहाँ चार्जनिक हंसते हुए उस स्पेल को कास्ट कर देता है, जिसमें से काफी बड़े बड़े स्पेयर निकलते हैं और उस लड़की की ओर बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए। जहाँ वो लड़की अपने ऊपर आते हुए उन स्पेयर को देख रही होती है और घबरा रही होती है, मगर वो काफी ज्यादा ही मुश्किल के साथ उस अटैक से बचने की कोशिश करती है, जो कि बहुत धमाका कर देता है वहाँ पे। लेकिन वो अपने सूट की पावर से वहाँ से उड़ के बच जाती है और बोल रही होती है कि धत तरीके ये जो स्पेल है ये तो किसी ड्रैगन के लेवल का है। और वो वहाँ से भागते हुए सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो घोस्टफेस है उसके पास एक ड्रैगन है। क्या ऐसा हो सकता है कि घोस्टफेस भी एक ड्रैगन हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा देर पहले उसकी जो एनर्जी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। अब उसकी जो एनर्जी है वो स्केल खाने के बाद एक ड्रैगन की जैसी हो गई है। और वो काफी गौर से जनियो को देखते हुए सोचती है, अब मुझे कोई ये मत बोलना कि ये बंदा किसी के भी पावर को कॉपी कर सकता है उसकी चीजें खाने के बाद। जहाँ तभी अपना चार्जनिक अपनी स्वॉर्ड लेके अचानक से ही उसके पीछे आ जाता है और उसको बोलता है कि तुमने ये सब पता करने में काफी देर कर दिया, अब तुम्हें हारना ही होगा। जहाँ वो लड़की भी घबरा जाती है चार्जनिक अपने पीछे देख के, लेकिन वो अपने लाइट सेवर को निकालती है और बोलती है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। और उन दोनों की स्वॉर्ड और लाइट सेवर टकराता है। जहाँ जेनियो हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या गलत है? तुम तो थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा ही हाई स्पिरिट थी ना, अब क्या हुआ ग्रेट बॉन्टी हंटर, अब तुम्हारे शक्ल की उड़ गई है। जहाँ वो लड़की घबराते हुए बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मजाक उड़ाने का, तुम बस एक 50 फ्लोर के नॉर्मल से क्लाइंबर हो। और इसी के बाद वो अपने स्पेल को कास्ट करने लगती है और बोलती है कि ये मेरा फाइनल अटैक होगा, इसमें मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी घोस्टफेस। और इसके बाद वो वापस से अपना गन वाला अटैक तैयार कर लेती है, जिसका नाम रेल गन होता है। जहाँ चन्नी उस अटैक को देख के बहुत ज्यादा हंसने लगता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, तो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक। और लेकिन जब हम उस लड़की को देखते हैं तो वो घबरा रही होती है, अपने मन में सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरीके का अटैक कैसे यूज कर सकता है। और हमें दिखता है कि चाचन्यूक अपने मुंह से ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने ड्रैगन ब्रेथ को उस लड़की की ओर छोड़ देता है। और जब ड्रैगन ब्रेथ उस लड़की से टकराता है तो उसका वेपन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और डायरेक्ट जाके वो डायरेक्ट हिट लगता है उस लड़की को, जो कि जमीन में गिर जाती है। और हमें दिखता है कि उस लड़की ने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया है और वो डायरेक्ट जमीन पे गिरती है। जहाँ चाचुनिक भी जमीन पे आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे लैंड होता है उसके मुंह से काफी ब्लड आ जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया है। और उसके मुंह से उस ब्लड के साथ वो ड्रैगन स्केल भी बाहर आ जाता है और जमीन पे गिर जाता है। जहाँ चाचुनिक अपने मुंह को साफ करते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि वो इस तरीके की पावर को संभाल सके, शायद से उसे बाद में ट्राई करना चाहिए इस पावर को ऑब्टेन करने का। जहाँ चाची ने बोल रहा होता अपने आसपास देख के, धत तरीके यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तबाही मच चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी के बाद कुछ समय का सीन बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉन्टी हंटर वाली लड़की को होश आ चुका है। जहाँ वो अपना सर पकड़ के उठती है और बोलती है कि उसकी पूरी बॉडी वो बहुत दर्द कर रही है। जहाँ उसके पास हेनरिक बैठा होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम जाग ही गई। और हमें दिखता है कि वहाँ पे चार्जिनिक और हेनरिक दोनों बैठे हुए उसे देख रहे होते हैं। जहाँ हेनरिक बोल रहा होता है कि हम यहाँ काफी इंतजार कर रहे थे कि तुम कब जागोगी। जहाँ वो लड़की हेनरिक को जागा हुआ देख के चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें मेरे से पहले कैसे होश आ सकता है। लेकिन वो जानती थी कि अपना हेनरिक एक ड्रैगन है, इस वजह से वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद लेकिन वो लड़की चारों तरफ देखती है और हैरान हो जाती है और बोलती है कि लेकिन ये क्या चीज है, आखिरकार हम कहाँ पर हैं। तो हमें दिखता है कि उस पूरे जंगल में एक बैरियर क्रिएट है, जो कि चार्जिनिक ने ऑफकोर्स किया था। जहाँ चार्जिनिक उसको बताता है कि ये एक बैरियर है क्योंकि तुम लोगों ने इतना ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन फैला दिया यहाँ पे और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मैं इसे ऐसा ही तो नहीं ना छोड़ सकता था। तो वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे तो काफी मजा आया इस फाइट को करके। जहाँ वो लड़की आगे बताती है कि इसके बावजूद कि ये फाइट हमने की, मैं हार गई पूरी कम्प्लीटली, इसी वजह से मुझे वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी होगी और मेरे जीतने का कोई चांस भी नहीं था क्योंकि तुम दोनों सच में एक मॉन्स्टर हो। जहाँ अपना चार्जिनिक बोलता है कि तुमने हम पे काफी ज्यादा नीचे नजरों से देखा, हमें काफी कमजोर समझा था क्या। जहाँ हेनरी भी बोलता है कि चलो ये सब ठीक है, हम लोग बेट जीत चुके हैं, तो अब तुम्हें हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जहाँ वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है हंसते हुए, लेकिन सच में ये फाइट काफी अच्छी थी। और वो बताती है कि उसे असलियत में ड्रैगन के साथ फाइट करना था, वो ऐसे चांस को कैसे जाने दे सकती है एक ड्रैगन से फाइट करने की। जिस सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं।
जहाँ हेनरिक चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने ये हमसे फाइट इसलिए की क्योंकि तुम्हें बस मजा करना था। जहाँ वो लड़की बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, 0 फ्लोर के जो ड्रैगन है उससे कौन ही लड़ना नहीं चाहेगा। मैं देखना चाहती थी कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो या मैं। तो उसकी बात को ड्रैगन समझ जाता है, यानी अपना हेनरिक को बोलता है कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ। तो चार्जनिक उस पर पीछे भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें समझ में भी आता है इस बैरियर को बनाने में मुझे कितना माना का इस्तेमाल करना पड़ा है। मेरे जितना भी माना स्टोन थे वो खत्म हो चुके हैं, जो भी मैंने मॉन्स्टर को मार के जलम कलेक्ट किया था। इसके बाद चार्जनिक अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि इन सब चीजों के बाद अब जब तुम जाग चुकी हो तो जैसा कि तुमने हमसे प्रॉमिस किया था, अब तुम्हें बता देना चाहिए कि वो कौन था जिसने हमारे ऊपर बॉन्टी लगाया है। तो वो लड़की ये बात सुनने के बाद थोड़ा चुप हो जाती है और बोलती है कि पहले मैं कोई चीज है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। मुझे यहाँ भेजा गया था, वो भी किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं। और वो बताती है उनको कि जिस जगह ने तुम्हारे ऊपर बॉन्टी को रखा है वो कोई और नहीं है, वो है गिल्ड एसोसिएशन। और गिल्ड एसोसिएशन का नाम सुन के अपना चांदनी गुस्से में आ जाता है, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है अब कोई मुझे ये मत बोलना है कि ये सच में वो लोग थे। जहाँ हेनरिक बोलता है क्या कहा गिल्ड एसोसिएशन, ये क्या है? तो वो लड़की उन्हें समझाती है और बताती है कि क्या तुम जानते हो ना पेनल्टी के बारे में, कि हाई फ्लोर के क्लाइंबर नीचे आएंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। इसी वजह से जितने भी हाई लेवल के प्लेयर होते हैं वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए लो रैंक गिल्ड बनाते हैं हर फ्लोर पे। और वो लो रैंक जो गिल्ड होते हैं वो अपने से नीचे वाले लो फ्लोर को के गिल्ड को काबू में रखते हैं। इसी तरीके से ये चेन चलता रहता है और पूरे टावर को कंट्रोल करता है। और जो पावर है वो पूरे टावर में स्टैब्लिश इसी तरीके से हुई हुई है और इसी को हम लोग गिल्ड एसोसिएशन कहते हैं। जो हेनरिक बोलता है कि इसका मतलब जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा होगा वो सच में इस टावर में काफी ज्यादा ही ताकतवर होगा। अगर हम इन्वेस्टिगेट करें थोड़ा और तो शायद हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन है। लेकिन उसके इतने बोलने के साथ ही अपना चार्जनिक बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही से जानता हूँ कि हमारे पीछे कौन है। और इसके बाद हमें वापस से उस गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ अपना चार्जनिक बैकग्राउंड में बोल रहा होता है कि एक ही इंसान हो सकता है जो ये सब कर सकता है, जो इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को कंट्रोल में रख सकता है। और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसके बारे में चार्जनिक बात कर रहा होता है। और चार्जनिक गुस्से में बोलता है कि गिल्ड एसोसिएशन वो होली नाइट किंगडम वाले हैं जो कि 9 स्टार के हैं और वो बंदे का नाम है चियान फेलोन। जहाँ चियान फेलोन काफी ज्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हमें फेलोन सिबलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ अपना फेलोन भाई बोल रहा होता है कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग यहाँ पे आए हो 9 स्टार वालों। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी सारे 9 स्टार के लोग आ चुके थे, जहाँ उनमें से एक बंदा बोलता है हंसते हुए, मैं जानता हूँ कि तुमने हमें यहाँ पे किस लिए बुलाया है, क्योंकि हमारे जो प्रीशियस होली किंगडम के एफिलेटेड गिल्ड है उन्हें कोई तबाह कर रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये बोलने वाला बंदा शॉर्ट सेंट होता है जिसका नाम टेलर होता है। इसके बाद एक बूढ़ा मेज बोल रहा होता है कि उस बंदे का नाम घोस्ट फेस है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर है 50 फ्लोर पे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये बोलने वाला आर्च मेज होता है जिसका नाम मर्लिन होता है। इसके बाद एक असासिन टाइप का बंदा बोलता है कि 50 फ्लोर पे वो बंदे ने अटैक कर दिया उस कमीने ने, तुम लोग को क्या समझ में नहीं आता, तुम लोग क्या कर रहे थे? और ये बोलने वाला पॉइजन किंग होता है जिसका नाम डोंगजू होता है। इसके बाद तभी वहाँ पे फेलोन की बहन आती है और अपना पैर पटकते हुए बोलती है कि है तुम लोग, क्या तुम लोग ने अपना बात करना खत्म किया? और वो अपने पावर को शो कर रही होती है। तभी उसकी पावर को देखते हुए एक बंदा अपने स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा लगता है कि तुम हमसे फाइट करना चाहती हो कारमेन। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में फेलोन आ जाता है और उन्हें बोलता है कि क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि अगला जो एफिलेटेड गिल्ड है वो तुम्हारा नहीं है जिसे वो तबाह करेगा? तो उसकी बात सुन के वो बंदा थोड़ा परेशान होता और चुप हो जाता है। इसके बाद फेलोन आगे बोलता है उन लोगों से जो घोस्ट फेस है उसकी जड़ें काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है, अब वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम सभी को कि अब हमें उसके जड़ों को कबाड़ के फेंक देना चाहिए। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें खुद पर्सनली जाके उसे मारना चाहिए? तो फेलोन बोलता है कि ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि जो पेनल्टी गैप है वो सच में काफी ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन ऑफ कोर्स हम एक बाउंटी हंटर को हायर कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी बाउंटी हंटर को हायर कर लिया है। इसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा ही तबाही मचा हुआ होता है और हमें दिखता है उस बाउंटी हंटर लड़की को जो कि जमीन पे गिरी हुई होती है, वो काफी ज्यादा ही घायल हो चुकी थी। जहाँ वो लड़की तब भी घायल होने के बाद भी मुस्कुराती है और बोलती है कि हम सभी 300 फ्लोर के क्लाइंबर है, मगर जो स्किल गैप है हम लोगों के बीच में वो सच में काफी बड़ा है। तुम लोग काफी ताकतवर हो। और हमें दिखता है कि उसके सामने 2 बंदे होते हैं जिन्हें किंग रैंक का बंदा कहा जाता है। वो लोग अलग ही लेवल पे होते हैं, जिनमें से मास्क वाला बंदा बोलता है
है कि तुमने अपना मिशन फेल कर दिया है और यहाँ तक कि तुमने उस कमीने को हमारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। तभी स्नेक वाला बंदा अपने स्नेक को समन करता है और बोलता है कि तुमने घोस्टफेस के साथ पार्टी बना के गलत किया, अब तुम्हें मरना होगा। और वो अपने स्नेक को बोल रहा होता है, छोटे स्नेक ये तुम्हारा डिनर टाइम है। इसके बाद वो अपने स्नेक से उस बाउंटी हंटर वाले लड़के को जकड़ लेता है, जहाँ उसे काफी दर्द हो रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस स्नेक ने उस लड़की पे अटैक कर दिया और उसे मार दिया। इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें हारून के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ उसके सपने में कोई बोल रहा होता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज बचा लो। तभी ये सब सोचते ही साथ ही हारून का होश आ जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा के उठती है। तभी जब वो उठती है तो देखते हैं वहाँ पर चार्जनिक आ चुका था, जो उसे उठते हुए बोलता है कि क्या तुम जाग चुकी हो। तो वो वहाँ पे चार्जनिक और मीहो को देख के बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जहाँ हारून आगे बोलती है कि वो वुमेन उसका क्या हुआ और हेनरिक वो कहाँ पर हैं। तो अपना चार्जनिक उसको बोलता है कि हेनरिक जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए गया है और वो वुमेन वो हार चुकी है और यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि जो हमारे ऊपर बाउंटी लगा के रखे हुए हैं वो काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट हैं। इसलिए मैंने हेनरिक को भेज दिया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद अपना चार्जनिक आगे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमने कहा था। इसके बाद चार्जनिक उसको बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि अब तुम ठीक हो चुकी हो, तो क्या अब हमें चलना चाहिए। तो हारून इसकी बात सुन के बोलती है कि आप क्या कह रहे हो, हमें कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद चार्जनिक हंसते हुए बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी ही भूल गई, हमें अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाना है, द ब्लैक मार्केट। इसके बाद हमें ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना चार्जनिक हारून और मीहो पहुंच चुके थे, जो कि 51st फ्लोर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। इसके बाद मीहो वहाँ पे कैंडी को देख के चार्जनिक को बोलते है कि बड़े भैया मैं क्या वो जाके खा सकती हूँ। तो अपना चार्जनिक उसको बोलता है कि हाँ तुम जाओ, अभी ब्लैक मार्केट खुलने में काफी टाइम बचा है, इसलिए तुम जाके खा सकती हो। तो उसकी ये बात सुन के मीहो काफी खुश हो जाती है। तभी हमें हारून को दिखाया जाता है, जो कि काफी परेशान लग रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि वो सपना वो क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अपना जो चार्जनिक होता है उसको देखता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ नहीं खाओगी। तो वो बोलते कि मुझे माफ करना ओपा, मैं किसी चीज के बारे में सोच रही थी। तभी हमें दिखता है कि मीहू वहाँ पे काफी सारा खाने का सामान लेके आ जाती है और बोलती है कि देखो देखो सिस्टर, मैं इतने सारी चीज लेके आए हैं, चलो हम लोग साथ में खाते हैं। तो उसको इस तरीके से देख के अपना जो मीहू रहती, तो उसको इस तरीके से देख के अपना चार्जनिक और हारून दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी हारून हंसते हुए बोलती है कि चलो ठीक है हम लोग साथ में खाते हैं मीहू। लेकिन चार्जनिक को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। इसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है रात का समय, जहाँ वो लोग एक गली में पहुंच गए थे, जहाँ चार्जनिक बोल रहा होता है कि ब्लैक मार्केट ओपन होने वाला है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हारून तुम एक ओनी हो, तुम्हें सब लोग नोटिस कर सकते हैं इसी वजह से। और वो इतने बोलने के साथ ही अपने हाथ का चुटकी बजाता है और हारून के कपड़े को बदल के उसे एक प्रिंसेस बना देता है, जो देख के वो काफी खुश हो जाती है। जहाँ वो मीहू को बोलता है कि तुम्हें अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाना चाहिए और मेरे कंधे पे बैठना चाहिए। तो मीहू भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने फॉक्स फॉर्म में। इसके बाद हमें ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंट्रेंस गेट पर चेकिंग चल रही होती है, जहाँ वो लोग बोल रहे होते हैं कि आप लोग अंदर आ सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे आप लोग हैं, जहाँ अपना चार्जनिक और हारून पहुंच चुके थे। जहाँ चार्जनिक तभी अपना ब्लैक कार्ड देता है, जो कि काफी प्रीमियम होता है, जो देख के वो बंदा पूरा घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये तो एक ब्लैक कार्ड है, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं, ये एक अलग ही लेवल पे है। इस कार्ड की मदद से तुम किसी भी ब्लैक मार्केट में जा सकते हो और उसमें ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। शायद से इस बंदे के पास काफी ज्यादा ही अच्छा स्पॉन्सर है। इसके बाद चार्जनिक उसे घूरता और बोलता है कि क्या कुछ गलत है, इसमें कुछ दिक्कत है। तो वो बंदा घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे अपने चार्जनिक को वीआईपी सीट के एरिया में लेके जाता है, जहाँ वो उन लोगों को देखकर आसपास के जितने भी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये मास्क, ये तो घोस्टफेस है और ये अपने साथ एक लड़की को भी लाया है और यहाँ तक कि ये तो वीआईपी सीट में जा रहे हैं, ये तो सच में काफी बड़ा आदमी है। इसके बाद वो लोग वीआईपी सीट में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है कि ये प्राइवेट सीट एरिया है और यहाँ पे ये बटन है, अगर आपको कुछ भी बिड करना है तो आप इस बटन को टैप कर सकते हैं। इसके बाद चार्जनिक उसको देखता है और बोलता है कि चलो ठीक है, अब मेरा जितना भी है। तभी चार्जनिक उसको देखता है और बोलता है कि चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बंदा बोलता है यस सर, आप इंजॉय कीजिएगा अपने टाइम को, मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बंदा वहाँ से चल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद जो ऑक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जो बंदा होता है उस चीज को दिखा रहा होता है, उस आइटम को, जिसको देख के काफी लोग बिडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें मीहो को दिखाया जाता है, जिसने भी शायद एक आइटम खरीदा होता है, जो की पूरे 3 मिलियन गोल्ड का होता है, उससे भी ज्यादा। चार्जनिक हारून को बोल रहा होता है
कि क्या तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? तो हारून बोलती है यहाँ पे तो काफी ज्यादा ही लोग आए हुए हैं। तो उसकी ये बात सुन के अपना चार्जनिक सोचता है ये सही बोल रही है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार इतने लो फ्लोर पे इतना बंदा कैसे आ सकता है? शायद कुछ काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट आने वाला है। इसके बाद वो बंदा कोई चीज को आइटम को लाता है जो कि स्पेशल लग रहा होता है, जिसको वो काफी ज्यादा यही, लेकिन उसको देख के जो हारून आती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो काफी हैरान हो जाती है और अचानक से अपने सीट से उठ जाती है। जो देख के चाचुनिक बोलता हारून क्या हुआ, लेकिन हारून उसकी बात नहीं सुनती और अचानक से फ्लोर से नीचे कूद जाती है डायरेक्ट उस आइटम की ओर जहाँ चाचुनिक बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो, रुको। लेकिन हारून के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, उसे किसी की आवाज आ रही होती है। वो बोल रही होती है कि मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, आप यहाँ पे आओ, मुझे बचा लो। जो कि उस आइटम से आवाज आ रही होती है। जो देख के अपनी हारून भी उस ओर जाती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ, तुम बस इंतजार करो।